Bismillahirrahmanirrahim. Respected ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and welcome to a brand new webinar, Breaking the Silence, Tackling Social Streaming, Family Pressure in Pakistani Society. So, we welcome you all. I, on the behalf of Yasmin Foundation. Okay, so next. So, basically, this webinar is hosted by Yasmin Foundation, obviously. Since in this webinar, there are other people too. So let me introduce Yasmin Foundation first. Yasmin Foundation एक NGO है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में रोल प्ले करती है और ये बाकी डिफरेंट NGOs की तरह ही है, सोशल सर्विसेज करती है, लेकिन इसमें कुछ डिस्टिंक्टिव चीज़ें भी हैं. First of all, it is being led by the youth. Plus, yes, it is being driven by technology. ठीक है, हर चीज़ हर काम जो है वो इसकी टास्क की ट्रैकिंग सारा टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हो रहा है. सो बेसिकली this foundation is the yield of the mixture of sociology plus technology. Apart from that, हमारा मेन मोटो जो है वो ऑल दो के मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा साथ मोटो ये भी है कि वी आर मोर इनटू एम्पावरमेंट. सो इसकी मैं इस तरह एग्जांपल देना चाहूँगा कि इफ वी हैव टू केसेस giving the fees to someone or giving the ration, so we are supposed to provide ration, we are supposed to provide education. हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो एजुकेशन होगी ताकि एम्पावरमेंट हो. So this is the main agenda of this foundation, and it is being driven by this principle. So mission and vision. Mission is to build a society where everyone has access to basic necessities and opportunity for better future. So it is also adherent to our main agenda, which is basically empowerment. So I can say that it can our mission is to empower others. ठीक है, जो कि marginalized community से belong करते हैं. Our vision is an empowered society where everyone lives with dignity, hope, and equal opportunities. So basically, it is our vision कि we will help others in a way कि उनकी dignity जो है वो compromise ना हो. In that regard, अगर आप हमारा पेज देखें तो we are more into hiding face of people जो कि हमसे इमदाद वसूल कर रहे हैं. Apart from that, it is हमारी फ्लड रिलीफ कैंपेन में सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी यहाँ मिलती है कि हमने शायद उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने बहुत से एरियाज को टारगेट किया जहाँ पे कोई भी पहुंचा था. प्लस हमने इस तरह उन्हें हेल्प किया कि जहाँ जिस तरह बाकी नहीं कर रहे थे. मतलब एक बहुत बड़ी फाउंडेशन जिसका लोगो ब्लू कलर का है, मैं उसे स्पॉन्सर नहीं करूँगा और ना उसका नाम दूंगा. वो लोग कपड़े इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि वो थैले उल्टा रहे थे और लोगों को आगे कह रहे थे किसी को शर्ट मिल रही है और किसी को पैंट मिल रही है, उसके साथ शर्ट नहीं मिल. बट हाउ डिड वी मैनेज. हमने एक प्रॉपर तरीके से पहले इस पर वर्किंग की. हमने सूट्स डिफरेंट मतलब इकट्ठे किए और उसको पैकेट्स में मतलब पैक करके दिया. सो दिस इज द डिग्निटी. किसी को सर्व करना है तो डिग्निटी की के साथ करना है. ये नहीं कहना कि हम तो ऑलरेडी अपर हैंड पे हैं कि उन्हें सर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें जिस तरह मर्जी करें, तो ऐसा नहीं है. सो दिस इज आवर व्यू. नेक्स्ट. Okay, so let me show you the annual report 2025 exclusively for those who are new here. उनके लिए YF की 2025 में जो भी प्रोग्रेस थी उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. देन हम वेबिनार को फॉर्मली इनिशिएट करते हैं. ओके, सो okay. So this is the 2025 annual report. हम स्क्रॉल करते जाएं. मिशन विजन भी निकालूं.
I have discussed vision, mission और आगे जूम करें फर्स्ट ईयर इन रिव्यू। ओके, सो बेसिकली अगर हम इम्पैक्ट की बात करें एट वन ग्लांस, तो 260 प्लस वॉलंटियर जो है वो जूम इन करेंगे। 260 प्लस इंडिविजुअल्स जो हैं वो सपोर्ट हुए हैं हमारे से। 70 प्लस फीमेल सपोर्ट हुई है। जैसा मैंने ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लड रिलीफ कैंपेन की बात ही बताऊंगा, 2025 में हमने सबसे बड़ी कैंपेन यही चलाई थी कि 7 डेज की थी। और लास्ट टाइम हमने बहुत से कम लोग इसके बारे में और इस तरह ख्याल करते हैं कि हर बंदा जो भी था वो या तो क्लोथ ड्राइव चला रहा था या वो राशन ड्राइव चला रहा था। वी इनिशिएटेड राशन ड्राइव, क्लोथ्स ड्राइव, फुटवेयर ड्राइव और हाइजीन किट्स ड्राइव। हाइजीन किट ड्राइव जो है वो ऐसी ऐसी डायमेंशन थी जहाँ बहुत कम लोग जो है वो उसको टारगेट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंट्रीब्यूटेड 70 प्लस वुमेन जिन्हें हमने हाइजीन किट्स दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 50 प्लस फैमिलीज को हमने राशन सपोर्ट किया, ठीक है। और 70 प्लस ही फैमिलीज थी और 10 फेलोशिप सेशंस करवाए और 7 मेजर केसेस को रिजॉल्व कराया। सो आगे चलें जल्दी से ताकि हम फॉर्मली इनिशिएट करें। So am I audible? Yes, yes. Okay. So so basically these are the ambassadors report. Alhamdulillah now we are expanding, तो हम 7 प्लस चैप्टर्स हमारे बन गए और मजीद ये हमारे कुछ पैटर्न्स नीचे लेके गए। So basically this is our annual meetup और ये कुछ प्रोग्राम्स है जो 2025 में हमने ऑफर किए थे, जिसमें यूथ फेलोशिप 2025 थे में हमने डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इनवाइट किया था। एंड जिस तरह हमने मिस रमशा खान को इनवाइट किया, ये भी प्रोफेशनल है अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। इस तरह हमने वेबिनार अरेंज कराए थे, कैरियर काउंसलिंग सेशन करवाए थे, ग्लोबल एडवोकेसी टॉक कराई थी कि जिसमें हम इंडिया से डॉक्टर श्री लेखिया जो है वो मधु थी, उनको हमने इनवाइट किया था और उन्होंने इस पे गजा पे बेसिकली बोला था। एंड देन आफ्टर दैट स्क्रीन इज बीइंग स्टार्ट। Okay, let's get back to slides. Miss. Okay, so we have the esteemed speaker, Ms. Ramsha Khan, clinical psychologist. So I am handing over to Ms. You may proceed. Thank you. And inconvenience is regretted. So weather condition की वजह से सबके इंटरनेट का इश्यूज चल रहे हैं. So inconvenience is regretted again. Over to you, Ms. Ramsha. Hello, Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me for this webinar. I want to thank Yasmin Foundation क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में और हमारे कल्चर में जहाँ मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है वहाँ पे हम इस चीज़ की बात करें।
सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ऐसे वेबिनार्स आई थिंक रोज़ होने चाहिए ताकि हम इसकी अवेयरनेस बिल्ड कर सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो मेरी आवाज़ आप सबको ठीक से आ रही है? Yep, Samsha, you are audible. Samsha, start sharing your screen. Okay, sure. Okay, is it visible? Yep, yep. ओके. सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ. मेरा नाम रमशा मीर खान है. आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आई ग्रेजुएटेड इन 2024 फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी और मैं ब्रिजर साइकोलॉजिकल सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ. और मैंने काफ़ी काम किया है चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, एडल्ट साइकोलॉजी के अंदर, डिप्रेशन, सैडनेस, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है. सो अभी भी मैं यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों के साथ एडल्ट मोस्टली के साथ डील करती हूँ क्योंकि आई थिंक कि हमारे यहाँ पे क्योंकि इतना स्टिग्मेटाइज किया जाता है तो उसकी वजह से कोई अपनी इश्यूज़ के बारे में इतना बात नहीं कर पाता है. सो आई थिंक एवरीवन नीड्स अ थेरेपिस्ट टू जो कि उनकी बात सुन सके. So I want to apologize in advance कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है. So I'll be having water breaks in between. So apologize for that in advance. Okay. Let's move on to कि आज हम किस बारे में बात करेंगे. So हम बात करेंगे कि स्टिग्मा साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के अराउंड इतना अटैच्ड क्यों है हमारी सोसाइटी में. क्यों समझा जाता है कि जब भी हम मेंटल हेल्थ का नाम लें तो सब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं ऐसी बात होने लगी है जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके साथ बहुत सारा स्टिग्मा अटैच्ड है. अब हम सबको पता है कि स्टिग्मा तो अटैच्ड है लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू क्यों होता रहता है इस बात का हमें पता नहीं है. और हमने बहुत दफ़ा ये विटनेस भी किया होता है अपने घरों में, सोसाइटी में, कल्चर में, कभी अपनी वर्क प्लेस में, बहुत जगह हमारी रोज़ की जो रूटीन है उसके अंदर हमें बहुत दफ़ा देखने को मिलता है कि साइकोलॉजी के नाम पे या मेंटल हेल्थ के नाम पे सब बहुत ऐसे अलर्ट हो जाते हैं जैसे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. सो ये चीज़ हम डेली देखते हैं और अपनी फैमिली में भी देखते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उस चीज़ को अगर वो चीज़ परसिस्ट किए जा रही है तो हमें उससे डील कैसे करना है, हमें उसको टैकल कैसे करना है क्योंकि किसी को तो इस बारे में बात करनी पड़ेगी और फैमिली में किसी को तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा. तो उस बारे में बात कैसे करनी है, आप रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट कैसे रख सकते हैं और बाउंड्रीज के अराउंड क्रिएट कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लें. और अगर आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में डिसाइड आप कैसे करेंगे हर चीज़. तो वो सब हम आज इस वेबिनार में बात करेंगे जो आपकी साइकोलॉजिकल टूल किट होगी कि ऐसी सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में आए तो उसमें आपने कैसे डील करना है विद योर फैमिली, विद योर कोवर्कर्स और हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में आपके साथ मौजूद है. इसके बारे में हम बात ये करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड कैसे करते हैं. सेल्फ अवेयरनेस होती है अपने आप को पहचानना और वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान हैं. और जब हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है, जब हम खुद को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारी लाइफ, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सब में जितने एरियाज आते हैं उन सब में हमें बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करती है सेल्फ अवेयरनेस. जब हम अपने डिसीजंस खुद से ले पाते हैं, हम खुद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो हम अपनी हर लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं. एंड दैट इज़ वाई सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि चेंज कैसे लाना है. वही बात कि स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है, परसिस्ट करता है. अब वो साइकिल जो चले आ रहा है इतने सालों से कि मेंटल हेल्थ नहीं कुछ होती या जो भी मिथ्स उसके साथ अटैच्ड हैं जो हम आगे बात करेंगे, उसमें आपने कैसे चेंज लाना है. और फिर अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपने हेल्प कहाँ से लेनी है. और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द एंड. और
आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों के पास अपने फ़ोन्स होंगे या पेपर पेंसिल है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहिएगा जो आपके जहन में आए, क्योंकि बाय द एंड जब हम जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या सोचना है, हमें उस मोमेंट में याद रहता है कि हमें क्या पूछना था. सो इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड इफ यू कैन राइट दैट, तो आप मेरे से बाद में पूछ सकें. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस कि जब पहला वर्ड कोई आपके माइंड में क्या आता है कि जब आप अपनी फैमिली में अगर आपने कभी मेंटल हेल्थ की बात की हो, या कभी भी आपने ज़िंदगी में किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं भी मेंटल हेल्थ की बात की है, तो पहला वर्ड आपको क्या सुनने को मिला है या आपके माइंड में क्या आता है? चैट में आप लोग लिख सकते हैं. ओके, सो किसी का कोई नहीं है इस बारे में कि कौन सा वर्ड? यस, सोसाइटी फियर. यस, दैट्स ट्रू. बिल्कुल सही बात है. हम बहुत सारी चीज़ें, हमारी सोसाइटी इसी चीज़ पे चलती है कि लोग क्या कहेंगे, और उस चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर जाते हैं मेंटल हेल्थ को. एग्जैक्टली वो ऐसी बात करते हैं कि हम, मतलब आप, जो इंसान मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है उसको ऐसे स्टिग्मेटाइज किया जाता है जैसे वो इंसान पागल है. ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे कल्चर में, हमारे आसपास. यस, बिल्कुल, मैं पागल थोड़ी हूँ, ऐसी बात होती है बिल्कुल फैमिली में जब आप किसी को थोड़ा सा अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं. यस, दैट्स ट्रू. नमाज पढ़ा करो. इस सारी चीज़ों को, ये बहुत सारे ऐसे स्टिग्मास हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और हम इन्हीं सबको एड्रेस करते हैं अभी. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टिग्मा है क्यों, और फिर हम बात करेंगे कि स्टिग्मा कंटिन्यू क्यों होता जा रहा है, कि साइकिल टू साइकिल, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ कंटिन्यू क्यों होती जा रही है. बट पहले हम बात करते हैं इस बारे में कि स्टिग्मा है क्यों हमारी सोसाइटी में. सो पहली बात वही जो अभी किसी ने यहाँ लिखा कि लोग क्या कहेंगे, वही फियर, सोसाइटी का फियर कि अगर एक बंदा थेरेपी पे जा रहा है, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, तो उसको समझेंगे कि वो पागल है, नफसियाती है, और आपकी तो पूरी लाइफ पे इफेक्ट आ जाएगा इस चीज़ का कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि आप किस तरह के इंसान हो, आपको तो कोई जॉब नहीं देगा या कोई आपसे दोस्त नहीं बनना चाहेगा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंसान के जहन में आती हैं, या आपके जहन में अगर ना भी आए, और जब आप फैमिली में किसी से बात करें थेरेपी पे जाने की, तो वो सारे ये चीज़ें, ये फियर्स आपके अंदर इंस्टिल करेंगे कि ऐसा ही है, कि यही होता है कि इंसान की अपनी फैमिली की इमेज और अपनी खुद की इमेज खराब हो जाएगी थेरेपी पे जाने से. दूसरी जो बहुत कॉमन चीज़, हमारा स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ, कि कमज़ोर ईमान की निशानी होती है थेरेपी पे जाना, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि मुझे जो ये बात काफ़ी लोग थेरेपी, जब मैं अपने क्लाइंट्स देखती हूँ, उसमें भी आके मुझे काफ़ी दफ़ा क्लाइंट्स ने बात की है कि ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तुम नमाज पढ़ लिया करो, तुम दुआ कर लिया करो, उससे बेहतर फील होता है. ऑफ कोर्स उससे बेहतर फील होता है. जब आप एक एंटिटी जो अल्लाह है उनके साथ जब कनेक्शन अपना बिल्ड करते हैं तो आपको बेहतर फील होगा. सेम एज जब आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उनके साथ जब आप कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है. तो इवेंचुअली आपको अच्छा फील होगा ऑफ कोर्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज हैं और उसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका ईमान कमज़ोर है. क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ये अटैच नहीं है. फेथ क्या होता है? यकीन हमारा ये है कि हमारा जो ईमान है, और ये कभी भी इस तरह नहीं होता है कि हम ये समझें कि अगर चलो आप कह रहे हो किसी को कि आप सब्र कर लें, तो उसके बाद हमें थेरेपी पे जाने की ज़रूरत नहीं है. थेरेपी का मकसद यही है कि जो चीज़ें इंसान अपने अंदर रखा हुआ है, जो उसने कभी किसी से डिस्कस नहीं की, जो कभी उसको एक सेफ स्पेस नहीं मिली जहाँ वो उनके बारे में बात कर सके, थेरेपी आपको वो प्लेटफॉर्म देती है कि आप वहाँ पे सेफ फील करके अपनी बात कह सकें. जो चीज़ें आपने अपने अंदर रखी हैं वो आप कह सकें. और इसको भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि थेरेपी पे जाना तो गुनाह होता है, कि मतलब आप अपने गुनाह किसी को बता रहे हो. इट्स नॉट अबाउट दैट. आप अपनी बात शेयर कर रहे हो, एंड दिस इज समथिंग जो अल्लाह ताला ने खुद हमारे लिए बनाया है. वो सिस्टम, अगर अल्लाह ताला ने ये रखा होता सिस्टम कि आप जो हो, मतलब
सब्र कर ले हर बंदा नमाज पढ़ ले, उसको कोई ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज ना आए, तो फिर तो इंसान एक दूसरे की सपोर्ट के लिए होते ना। बट आपने खुद देखा होगा कि जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ, सो यू फील बेटर। सो इट्स द सेम थिंग कि वो जो बेटर फील करने की जो एक फीलिंग आपको आती है, वो अपनी बात शेयर करने से आती है। एंड दैट सेम थिंग अप्लाइज टू थेरेपी, कि जब आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, किसी से बात करते हैं, यू फील बेटर। और वो सेफ स्पेस आपको सिर्फ थेरेपी में मिलती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो थेरेपी के अंदर ही रहेगी, उस रूम में रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। सो ये चीज़, ये जो मिथ है, ये जो फेथ की कमजोरी और इस चीज़ को मेंटल हेल्थ से अटैच किया जाता है, इस सब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन मिथ है जो आता है कि इज्जत की बात आ जाती है कि अच्छा, अगर किसी को पता लग गया कि हम थेरेपी पे जा रहे हैं तो अब तो फैमिली का नाम खराब हो जाएगा, सब बोलेंगे कि फैमिली पूरी पागल है, या इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करना शुरू करेंगे, विच इज़ अगेन रॉन्ग। क्योंकि थेरेपी का फैमिली की रिस्पेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तो हमें कोई ये नहीं कहता कि हमारी रेपुटेशन अब ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने से आपको कोई फिजिकल इशू हुआ है, आपको बुखार हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी आ गई है, उस पर बात नहीं की जाती कभी कि अब तो हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी डॉक्टर के पास जाने से। सो व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, व्हाई इज इट देयर? ये सवाल क्यों आता है या ये बात क्यों आती है कि इज्जत खराब होगी? मेंटल हेल्थ इज सेम एज फिजिकल हेल्थ, सिर्फ आपके यहाँ पे दिमाग की बात है और फिजिकल हेल्थ में आपकी बॉडी की बात आती है। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन इशू, लेकिन इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है मेंटल हेल्थ से। देन कम्स लो मेंटल हेल्थ लिटरेसी। इसमें ये है कि आपको पता है सबको कि पाकिस्तान में बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ की, और अभी अवेयरनेस बिल्ड होना शुरू हुई है। जो आज के दौर में देख रहे हैं, जैसे ये वेबिनार है, इस तरह की चीज़ें अब स्टार्ट होना शुरू हुई हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी सोसाइटी के लिए। हमारे बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत गुजरते हैं और बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ के इश्यूज होते हैं, बट स्टिल उनको सुनने के लिए कोई नहीं होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए स्टिग्मा परसिस्ट करता है क्योंकि हम इस बारे में अभी अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू हुए हैं। सो दैट्स वन थिंग। अनदर इज कि हमारे पास कोई रोल मॉडल्स इस तरह से नहीं है जिनको हम फॉलो कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि थेरेपी आपने किसी, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, कोई सेलिब्रिटी है जिनसे आपने सुना हो कि हम थेरेपी पे गए थे और उसके बाद हमने रिकवर किया, इस चीज़ से हम गुजर रहे थे, जिसके बारे में अब बात होना शुरू हुई है, बट स्टिल लोग उस चीज़ में शेम थोड़ा सा फील करते हैं, थोड़ा फियरफुल होते हैं उस चीज़ को डिस्क्लोज करते वक्त कि हम थेरेपी पे गए थे। बट ये चीज़ जिन कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत कॉमन है, वहाँ पे सब इसके बारे में ओपनली बात करते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि अब जाके पाकिस्तान में भी इसके बारे में थोड़ा ओपनली बात होना शुरू हुई है। तो रोल मॉडल्स हमारे पास जब फॉलो करने के लिए एक चीज़ नहीं होती है, तो हम उस चीज़ के बारे में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसलिए इन सारी चीज़ों की वजह से यस एग्जैक्टली जैनब, बहुत सारे लोग अब बहुत कम सेलिब्रिटीज़ हैं जो बात करते हैं, बट स्टिल आई एम ग्लैड कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में स्टिल बात होना शुरू हुई है। सो दैट्स अ गुड थिंग वी हैव अचीव्ड। सो इन सारी चीज़ों की वजह से स्टिग्मा करता है हमारा परसिस्ट। जैसे मैंने बात की लो लिटरेसी रेट की, कि यहाँ पे इतना अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है तो जाहिर है कि वहाँ पे लोग भी कम है सपोर्ट के लिए। वो पाकिस्तान में लोग हैं, उनमें से 3.5 लाख लोगों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्प यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है, हेल्प आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बट एक छोटे लेवल पे है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बिल्ड होती जा रही है, साइकोलॉजिस्ट का नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो साइकोलॉजी में एनरोल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए सर्टिफिकेशंस करते हैं, हर चीज़ करते हैं, और ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की स्पेसेस अब बनना शुरू हो गई हैं हमारे मुल्क में, थैंकफुली, इसलिए क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है। तो अभी के लिए थोड़ी, अगर कहीं पे हेल्प कम भी है तो हमें बस ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें अगर हेल्प लेनी है साइकोलॉजिस्ट की, तो हमें लेनी कैसे है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे।
जस्ट गिव मी अ मिनट, में 1 मिनट पानी पी। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, वो अब परसिस्ट क्यों कर रहा है, वो कंटिन्यू क्यों हो जा रहा है, उसमें रोक क्यों नहीं कोई रहा, कोई साइकिल ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, कि हम कब सीखेंगे कि साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इज ओके। कोई बंदा थेरेपिस्ट पे जा रहा है तो इट्स द सेम एज गोइंग टू अ फिजिकल डॉक्टर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ये हम कब सीखेंगे और ये परसिस्ट क्यों होता जा रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले तो लोग इस चीज़ से क्वाइटली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आसपास अवेयरनेस नहीं है। जब हम कभी कोई बंदा बात करने की कोशिश करता है कि ओके आई एम गोना सी अ थेरेपिस्ट नाउ, मुझे एक थेरेपिस्ट को देखना है, थेरेपी पे जाना है, तो लोग उसको उधर ही इतना डरा देते हैं, उसको इतना गिल्ट फील कराते हैं, शेम फील कराते हैं कि वो बंदा अपनी स्ट्रगल को अपने अंदर तक ही रख लेता है और वो थेरेपिस्ट को रीच आउट ही नहीं करता है। और अगर वो कर भी ले तो उसको छुप के थेरेपिस्ट को रीच आउट करना पड़ता है, या अपनी फैमिली को बताए बगैर रीच आउट करना पड़ता है कि कोई मजाक ना उड़ाए, कोई ऐसी बात ना करे कि अब हमारी इज्जत पे बात आएगी। वही सारी जो हमने अभी पीछे बात की है, सारे उन मिथ्स की जो सारे अटैच्ड है साइकोलॉजी के साथ, स्टिग्मास अटैच्ड हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए इंसान अगर थेरेपिस्ट के पास चला भी जाता है तो वो बताता नहीं है। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो कहते हैं कि आप प्लीज़ हमें मतलब किसी को बताना लगे इस तरह से, हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। तो ये सारी चीज़ें परसिस्ट करती हैं उन्हीं सारे स्टिग्मास की वजह से। सो इसलिए जब अगर कभी वो थेरेपिस्ट के पास चले भी जाते हैं तो वो उसके बारे में बात ही नहीं कर पाते। हर कोई उनकी प्रोग्रेस देखता है कि एक बंदा था, वो बहुत सैड फील कर रहा था, वो डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो बहुत डाउन था, और एकदम वो बंदा थोड़े अरसे बाद थोड़ा बेटर फील कर रहा होता है, वो चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा होता है, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर तरीके से जी रहा होता है। तो सब वो उस चीज़ को देखते हैं कि अच्छा ये इंसान तो बेहतर हो गया है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो फिर बेहतर कैसे हुआ है, वो मॉडल वो रिकवर कैसे किया, उसने थेरेपिस्ट के पास जाके किया, रीच आउट किया। वो कभी हमारे आसपास के लोगों को पता लगता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके बारे में ऑलरेडी सबसे छुपा रहे होते हैं, तो वो कभी किसी को पता नहीं लगता। जब पता नहीं लगता तो वो बात आगे तक हो नहीं पाती कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। किसी को पता नहीं लगता कि उस बंदे ने किस चीज़ से डील किया है। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है, इसको छुपाने की वजह से, और वो शेम और वो जो सारे स्टिग्मास अटैच्ड हैं उसकी वजह से हम बात ही नहीं कर पाते इस बारे में, और वो कभी किसी नेक्स्ट पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाती कि अच्छा मैंने थेरेपी से हेल्प ली थी, और इसकी वजह से ये चीज़ परसिस्ट करती है। ओके, अभी हमने मिथ्स के बारे में, स्टिग्मास के बारे में बहुत सारी बात की है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं एक एक करके स्टेटमेंट्स बोलूंगी और आप लोगों को मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि इनमें से जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो या तो मिथ्स हैं या फिर फैक्ट्स हैं। तो आप लोगों को ही डिसाइड करना है। आप लोग चार्ट में लिख सकते हैं, एम या एफ टाइप कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल जो पहले वाली है कि गोइंग टू थेरेपी मीन्स कि आप पागल हैं, ये वाली स्टेटमेंट आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट है या फिर ये मिथ है? ओके, यस, एग्जैक्टली, इट्स अ मिथ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि अगर आपका ईमान पुख्ता है तो इसका मतलब है कि आपको थेरेपिस्ट को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सब्र करें और दुआ करें, आप ठीक हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ मिथ और फैक्ट? यस, बिल्कुल इट्स अ मिथ। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन कि अगर आप जो भी आपकी स्ट्रगल चल रही है, मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल, आप उसको अगर इग्नोर कर देंगे तो वो खुद ब खुद चली जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? यस, बिल्कुल ये भी मिथ है। एग्जैक्टली, दैट इज अ रियली गुड थिंग कि अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होके वापस आती है। दैट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि आप एक चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे। इट्स द सेम एज कि आप एक डॉक्टर के पास जा नहीं रहे, आपको 4 महीने से बुखार है, उस बुखार के लिए आप दवाई ले ही नहीं रहे, आप डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, तो
3rd वीक में जाके या 3 वीक से उस चीज़ से गुजर रहे हैं, 4th वीक में जाके वो इतना एडवर्स हो जाएगा कि आप चल फिर भी नहीं पाएंगे, आप बेहोश हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो इतनी एडवर्स हो कि आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़े। दैट इज थिंग दैट हैपेंस जब आप अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को हम शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरह से होता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि mental illness is just a phase young people go through. What do you think? It's a myth or a fact? Yes, it's a myth again. And how about the last one? Talking about your feeling makes you weak. Yes, again it's a myth. ये सारी चीज़ें जो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं सब myths हैं। And I'm pretty sure कि आप लोगों ने ये सब अपनी ज़िंदगी में जब भी आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की कोशिश की होगी तो आपने यकीनन कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा किसी से, क्योंकि सबका मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा ही होता है। अब हम बात करेंगे कि ये दिखता कैसे। अगर हम घर पे हैं तो ये जो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा अटैच्ड है इतना, वो डेली रूटीन में हमें किन किन चीज़ों में देखने को मिलता है। आई हैव पॉइंटेड आउट हियर वो चीज़ें जो बहुत कॉमनली मैंने देखी हैं, जो मेरे क्लाइंट्स ने आके मुझे बताई या मैंने कॉमनली खुद बहुत विटनेस की हैं, तो वो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे एड्रेस की हैं। अगर आपके ज़हन में कोई और हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए उसको रख सकते हैं, वी कैन एड्रेस दैट एज वेल। सो सबसे पहला सिनेरियो है द सेंसिटिव वन। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स कमिंग टू मी नाउअडेज से कि हमें बहुत सुनने को मिलता है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो जस्ट बिकॉज हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना का मतलब है कि आप बहुत कमज़ोर इंसान हो। यहाँ पे बहुत कॉमनली मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। जो बंदा एक्सप्रेसिव होता है इमोशनली, उसको ये कहा जाता है कि तुम बहुत ड्रामेटिक हो या बहुत सेंटिमेंटल हो या बहुत नाजुक हो, ऐसे तो कोई भी बात कर लेता है। ये बहुत कॉमनली हमें यहाँ पे सुनने को मिलता है। अब होता क्या है कि इमोशनल सेंसिटिविटी जो है ना, ये एक ट्रेट है। किसी बंदे के अंदर इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। दैट्स जस्ट लाइक एनी पर्सनैलिटी ट्रेट, कोई भी और पर्सनैलिटी ट्रेट की तरह ये होता है। तो इसमें इट्स नथिंग कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि गलत है या ख़राबी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव दैट पर्सनैलिटी ट्रेट कि आपके अंदर इमोशनल सेंसिटिविटी है, और अगर आप उसके बारे में बात करें तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं, वो इमोशनली हर चीज़ को देखते हैं, उनके अंदर इमोशनल अवेयरनेस ज़्यादा होती है। तो हमारा जो यहाँ पे गोल है वो ये नहीं है कि हम ये समझें कि हमें अब सबने कहा है कि क्योंकि हम सेंसिटिव हैं तो हमें शायद अपनी सेंसिटिविटी कम करने की ज़रूरत है। बट इसका मतलब ये है कि हमें ज़रूरत ये है कि हम बस जो हमें ऐसी फीलिंग्स हैं ना जो बहुत बड़ी हैं, हमने उनको कम्युनिकेट कैसे करना है हम बस ये सीखते हैं। हम बस ये बात करते हैं कि हमें अपनी कम्युनिकेशन कैसे रखनी है रिगार्डिंग और फीलिंग्स। क्योंकि यहाँ की सोसाइटी में जब आप किसी को एक्चुअली एक और बात ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यस एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब आप इस तरह की बात करो, वल्नरेबिलिटी आप जब राइट लोगों के सामने शो करते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो उस चीज़ को उस तरह से लेते हैं जैसे लेना चाहिए। बट सिंस हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोगों के पास ऐसी अवेयरनेस है, तो जहाँ पे नहीं होती तो वहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि आप सेंसिटिव हो। द थिंग इज कि आपने बस ये बात कैसे करनी है, क्योंकि लोगों को अक्सर समझ नहीं आता है कि इस चीज़ को डील कैसे करें। क्योंकि बहुत सारी जनरेशन जो हमारी गुजरी हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी इस तरह मतलब फेस ही नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं है कि इमोशनली आप अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। तो जब कोई और बंदा करता है तो उनको समझ नहीं आता कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो इसीलिए भी ये चीज़ परसिस्ट करती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज कि मैंने ये भी बहुत सुना है सेशंस में कि हमारी फैमिली ने कहा है कि आपने किसी को बताना नहीं कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, क्योंकि अगर कि फिर आपसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर आपकी हिस्ट्री में आ गया, किसी को पता लग गया कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा। दिस इज एब्सोल्युटली मिसकंसेप्शन। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आई थिंक कि ये जो इंसान जो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ा एक साइन है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको वो अंडरस्टैंड करे कि
कि अगर कोई ऐसी फैमिली है और रिश्ता देखने के लिए अगर लोग आते हैं और ऐसी कोई फैमिली है जो कि कहती है कि ओ थेरेपी पे जाना तो ओहो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसी क्या चीज़ है, इसका मतलब आप पागल हो या ऐसी कोई चीज़ है, तो इट मीन्स दैट that family does not understand mental health and you do not need to go in that family, of course. क्योंकि हेल्प लेना इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऑल्दो हमारी सोसाइटी में उसके साथ बहुत सारी शेम अटैच्ड है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। दैट इज सेम अगेन कि आप जब फिजिकली आपको कोई इशू आया आप डॉक्टर के पास जाके हेल्प लेते हो, उसमें कोई शेम नहीं है, बट मेंटल हेल्थ के साथ शेम अटैच्ड है। बट द थिंग इज कि इसकी वजह से कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर आप थेरेपिस्ट पे जा रहे हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ या पर्सनल लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपकी कंपनी, अगर आप कहीं काम करते हैं, आपकी कंपनी को भी पता लग जाए कि यहाँ पे जो लोग हैं कोई आप हमारा कोई एम्प्लॉई है और वो थेरेपिस्ट पे जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जॉब बिल्कुल खतरे में नहीं आएगी, क्योंकि दैट्स टोटली फाइन। मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप किसी से अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जा रहे हैं, आप उसको कंसिडर कर रहे हैं, आपके पास इतनी अवेयरनेस है कि हाँ मेंटल हेल्थ जो है वो हमें चाहिए, हमें उसके लिए हेल्प चाहिए, दैट्स इटसेल्फ इज अ स्ट्रेंथ। ओके अब हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि यहाँ पे, क्योंकि जब तक आपको फिजिकली कोई मसला नहीं होता हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, ये बात हम सबको पता है। तो होता ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे पास थेरेपी में आते हैं वो ये कहते हैं कि आपको पता है हमारा ना शोल्डर बहुत वक्त से ना फ्रीज हुआ हुआ है और वो ठीक ही नहीं होता है, या ऐसे जैसे हमारा ब्रेन का हाफ हिस्सा फ्रीज हो जाता है। ये मुझे क्लाइंट ने एक दफ़ा बोला था। ऐसी चीज़ें होती हैं इसलिए क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। वो ये होता है कि जब आप फिजिकली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस ही उस चीज़ को दी जाती है जो वो फिजिकल फॉर्म में हो, तो जब तक हमें कोई फिजिकली कोई मसला नहीं होता कोई उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है, उसको कोई सीरियस नहीं लेता। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि उनको मेंटल हेल्थ जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं वो उसको इतना दबा के रखते हैं, इतना अंदर रखते हैं कि इवेंचुअली हमारी बॉडी फेड अप हो जाती है उस चीज़ को डील कर करके अपने ओन पे। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो पेन फिजिकल फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। कभी आपको होगा कि जैसे माइग्रेन काफ़ी लोगों को होता है, दैट कम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। वो स्ट्रेस की वजह से आते हैं, जब बहुत लंबे टाइम तक आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, आपने अपने अंदर चीज़ें बहुत रखी हुई हैं, वो चीज़ें कभी कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, यू आर नॉट एबल टू बीइंग टॉक अबाउट इट, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं बॉडी में। कुछ लोगों के हाथ में दर्द शुरू हो जाए या आपके जैसे एंजाइटी में बॉडी ट्रेम्बल करने लग जाती है, बिल्कुल उसी तरह है कि जब बहुत सीरियस सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है फिजिकल फॉर्म में। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि हम इतनी एडवर्सिटी पे जाएं कि हम फिजिकल फॉर्म में हमें जो है वो दर्द कहीं पेन होना शुरू हो जाए, उससे बेहतर है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हमें पता है कि हमारे साथ चल रहे हैं हम उनको एड्रेस करने लग जाएं। अगर हम उनको टाइमली एड्रेस कर लेंगे तो वी वोंट बी हैविंग दोस फिजिकल पेन्स। ओके आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो जो कि आप इसे बहुत लोगों ने भी कहा भी कि ये सुना हुआ है, जो मिथ्स में अटैच था वो ये है कि बस थोड़ा सा और थोड़ा इबादत ज़्यादा कर लो आप, या आप नमाज़ें पढ़ लो, आप नफली इबादत शुरू कर दो, या कुरान पाक पढ़ लिया करो, इन सब चीज़ों से सब अच्छा हो जाएगा। अगर आप लो फील कर रहे हो तो बस ये सब कर लो, क्योंकि ये तो बस लैक ऑफ फेथ है ना, ये तो बस तुम्हारा माइंड फिर ठीक हो जाएगा। I think this is the most common misconception that is attached, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। I already explained this कि faith और जो mental health है उसका इस तरह का कोई लिंक नहीं है आपस में, कि अगर आपका ईमान वीक है तो ही आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। थेरेपिस्ट की ज़रूरत हर उस इंसान को है जो किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है, एंड दैट्स टोटली फाइन इफ़ यू आर सीइंग अ थेरेपिस्ट। एक बंदा है अगर वो नमाज वगैरह भी पढ़ रहा है, वी ऑलरेडी नो दैट फॉर एन एग्जांपल ऑफ आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि उनके ऊपर भी डिप्रेशन का फेज आया था और वहाँ पे ये हुआ था कि वो तो हमें पता है कि वो कितने अल्लाह के करीब थे, या वो कितनी इबादत करते थे, नमाजें, कुरान पाक, इट वाज ऑल अबाउट हिम, हिज लाइफ इज ऑल अबाउट इट। तो उनको ऊपर डिप्रेशन का फेज आया है, तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि उनके पास ईमान की कमजोरी थी, बिकॉज वी ऑल नो दैट ही हैज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेथ इन द वर्ल्ड।
तो उनको तो ये नहीं कह सकता कोई कि आपके ऊपर डिप्रेशन का फेज इसलिए आया कि ईमान की कमी है। सो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट लिंक्ड। अगर आपके पास डिप्रेशन, अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है, तो वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपका ईमान कमजोर है। दैट इज नॉट दैट। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है कि नमाज पढ़ने से, कुरान पाक पढ़ने से, इन सारी चीज़ों से सुकून आपको बिल्कुल मिलता है। जस्ट एज कि आपको कनेक्शन जब आपकी उस एंटिटी से स्ट्रांग होता है जिससे आप प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल फील बेटर। बट अगेन इसका ताल्लुक बिल्कुल इस चीज़ से नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उस बंदे को तो डिप्रेशन होगा ही नहीं। इट्स नॉट दैट। द रिलीजन कम्स इन अ डिफरेंट पाथवे एंड मेंटल हेल्थ कम्स इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है इन दोनों चीज़ों के बीच में। हर चीज़ का कोई ना कोई क्योर होता है। मेंटल हेल्थ की इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्योर भी है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और उनसे बात करें अपने इशू के बारे में और वो एड्रेस कर सकें कि क्या इशू है। सेम एज जब डॉक्टर के पास जाने की बात आती है फॉर एनी इशू, आपका फिजिकल कोई भी इशू हो, तब ये बात नहीं आती कि जस्ट प्रे मोर, इसलिए क्योंकि उसके लिए भी डॉक्टर्स बनाए हैं अल्लाह ने। सो इट गोज सेम फॉर द थेरेपिस्ट एज वेल। Now let's talk about it कि अब जो अभी सारे जो 4-5 हमने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, इनके अंदर कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जो आपने कभी खुद भी फेस किए हुए हैं? यू कैन जस्ट टाइप द लेटर A, B, C और D, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने खुद मतलब सुनी हो या आपको सुनने को मिली हो। यू हैव गॉन थ्रू एनी ऑफ दीज। इस चीज़ से होता क्या है कि जब हम बात करते हैं अपने इश्यूज के बारे में जिनसे हम गुजरे, हम जिन सिचुएशन से गुजरे हों, जब कोई अगला भी देखता है कि कोई और भी इस सिचुएशन से गुजरा हुआ है ना, तो वो फिर एक चीज़ ऐसी बन जाती है कि आपको ना एक सपोर्ट मिल जाती है कि ओके देयर इज समवन एल्स हु हैज गॉन थ्रू द सेम इशू, तो मतलब वो भी इस चीज़ से गुजरा हुआ है। तो इसका मतलब है इसे मेरा मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा फील किया जाता है कि मतलब फील कराया जाता है बाय द सोसाइटी कि बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराया जाता है कि ये चीज़ जो है ना आपके बस आपका मसला है, बट इट्स नॉट योर मसला। दिस इज एन इशू ऑफ बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इन सारी इश्यूज से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। बस वही बात है कि इसके बारे में बात इतनी नहीं की जाती तो किसी को पता नहीं लगता है। अगेन द चैट शोज के बहुत सारे लोगों ने चीज़ें फेस की हुई हैं। ओके, सो हमने बात कर ली कि स्टिग्मा है क्यों, स्टिग्मा जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू क्यों होता जा रहा है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट कि आपके जो ये इशू, मतलब ये इशूज जब आपको फेस करने पड़े या फैमिली से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़े या आपको किसी से भी सुनना पड़े, सब कुछ जो स्टिग्मास अटैच्ड हैं, तो फिर आपने उन सिचुएशंस में आपने उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, कैसे आप उस चीज़ को एड्रेस करेंगे, ऐसी चीज़ जो आपके लिए भी ठीक हो, अगले के लिए भी ठीक हो, जो कि एक रिस्पेक्टफुल वे में आपने अपनी बात कैसे रखनी है। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट दैट। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें बार बार एक ही बात सुनने को मिलती है कि कोई भी, मतलब आपने कहा है कि मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है और कोई भी आके आपको बात कहे जा रहा है कि अच्छा नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई भी आपको कहे जा रहा है कि फैमिली में इस फैमिली की रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी, तुम्हारी लाइफ की बात आ जाएगी, कोई दोस्त नहीं बनाएगा, ऐसी कोई भी बात करे और बार बार आपको ऐसी बातें की जाएंगी, तो ऑब्वियसली बंदा किसी टाइम पे एग्रेसिव हो जाता है। बट बजाय इसके कि हम उसको एक अनहेल्दी वे में ट्रीट करें, तो हम उसके लिए एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आप अगले बंदे से अपनी बात बहुत रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं, ओके मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मैंने अपने लिए अभी ये डिसाइड कर लिया, मैंने अपने लिए अभी ये डिसीजन लिया, आपकी बात आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, जो आपने बात की है मैंने वो सुन ली, लेकिन मैं अपना डिसीजन अभी ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ। दिस इज द वन सेंटेंस एंड आई नो कि ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है आपको कहना, क्योंकि हमने कभी ना कहना सीखा नहीं अपनी लाइफ में। बाउंड्रीज बनाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने कभी लर्न नहीं किया कि बाउंड्रीज बिल्ड कैसे करनी है। सो टू बिल्ड दैट बाउंड्रीज इट इज़ वेरी टफ टू डू एनी टास्क फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के लिए हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद आसान हो जाती है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई इट आउट राइट नाउ, कि बस एक दफ़ा आप ऊंचा अपने आप में बोलें कि आई हेयर यू बट आई हैव मेड माई डिसीजन फॉर नाउ, क्योंकि ये सेंटेंस बोलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को जब ये टेक्निक बताती हूँ तो वो यही कहते हैं कि ये हम कैसे बोलें, हम किसी को ना कैसे कर सकते हैं। बट द थिंग इज देयर इज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग,
लेकिन वी नीड टू लर्न अबाउट इट, क्योंकि हमें अपनी बाउंड्रीज बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर हम बाउंड्रीज बिल्ड नहीं करेंगे तो हम हमेशा उसी साइकिल से सफ़र करते रहेंगे। उस सेम चीज़ हमें कोई आके कहता जाएगा और वी डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट, और हम उसके लिए हमें एग्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी हमारे अंदर ही बिल्ड होगी। सो वी नीड टू मेक अ बाउंड्री फॉर दैट, ऐसी बाउंड्री जो आपके लिए भी हेल्दी हो और अगले के लिए भी हेल्दी हो। Okay, yes, you are right. Gen Z is talking about it. Yes, they are talking about boundaries and respectfully putting their points. Yes, exactly. I completely understand कि ऐसी बात की जाती है कि आप बदतमीज हो अगर आप किसी को ऐसे कहो। That is why I'm talking about respectfully putting your point forward. कि आप कह सकते हैं कि ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, पर मेरा ये डिसीजन है। ये एक छोटी सी लाइन है कहने को, बट इट मेक्स, मतलब ये आपके लिए बहुत सारी चीजें कर देगा। ये अगले बंदे को एक तरह से आपको बता देगा, एक उसको बाउंड्री दिखा देगा कि अच्छा ठीक है, इस बंदे ने मेरी बात सुन ली है, दिस इज रिस्पेक्टफुल। आप कह रहे हो कि आई हेयर यू, आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, मैंने आपके पॉइंट की रिस्पेक्ट रखी है, बट मैंने अपना डिसीजन लिया। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। इसमें आप बदतमीज नहीं कहला सकते, क्योंकि आप बहुत रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट फॉरवर्ड रख रहे हैं किसी इंसान के आगे। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। इसी तरह किसी भी सिचुएशन के लिए कोई भी सिचुएशन ऐसी आए तो उस पर आप ऐसे सेंटेंसेस आगे रख सकते हैं अपने पॉइंट्स। फैमिली प्रेशर, या कोई भी बंदा आपको बार बार एक बात कर रहा है कि थेरेपी पे नहीं जाना है, या थेरेपी ऐसी होती है, मेंटल हेल्थ ये है, वो सारी बातें जो हम पीछे कर चुके हैं। उस तरह की कोई भी बात आपको जब बार बार की जाती है तो ऑब्वियसली बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर आप या तो एग्रेसिवली एक्ट करते हैं या फिर आप चुप हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं अपने तक रख लेता हूँ, विच इज अनहेल्दी। अपने तक रखना इज अनहेल्दी, क्योंकि जो चीज आप अपने अंदर रखते हैं ना, उसका इशू ये होता है कि वो फिर बिल्डअप होता रहता है, और वो सम डे कभी ना कभी वो ऐसे ही बाहर होता है, आता है एक्सप्लोड होके, और फिर वो गुस्से में ही निकलता है। आपका जो भी अंदर आपने रखा होता है वो सब एक एग्रेसिव फॉर्म में बाहर आता है, और फिर सबको लगता है कि आप बदतमीज हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दैट, राइट? क्योंकि वो हेल्दी चीज नहीं है। आप साइलेंट हो जाएं, आप अपने अंदर रखें, आपका माइंड उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। एक चीज है जो आपकी माइंड की स्पेस इतनी लिए जा रही है, उस चीज को हमें नहीं करना है, तो वो अनहेल्दी चीज है, हम उसको नहीं करेंगे। दूसरी अनहेल्दी चीज ये भी है कि हम एग्रेसिव होके, किसी को बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके हम उसको अपना पॉइंट रख रहे हैं, उस पर कोई आपका पॉइंट समझेगा भी नहीं, क्योंकि एग्रेशन में जो चीज कही जाए वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं की जाती है अगले पर्सन के एंड पे। सो द थिंग इज, द मिडिल वे इज, जो मिडिल ग्राउंड है वो ये है कि सबसे पहले तो आप एक्नॉलेज करें अगले बंदे को, जो भी आपको ये बात कह रहा है ना कि नहीं तुम्हारी इज्जत पे आ जाएगी बात अगर तुम थेरेपी पे गए, कोई भी ऐसी बात करे, तो आप सबसे पहले उस इंसान को कहें कि ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप मेरे बारे में परेशान हैं, आई नो कि आप मेरी केयर करते हैं इसलिए आप मेरे बारे में परेशान हैं। ये एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि आप दूसरे को ये फील कराएं कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि अगला बंदा आपके लिए वरिड है, आपके लिए परेशान है। ये एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, जो हम कई बार मिस कर जाते हैं। सो पहले तो आप उस इंसान को एक्नॉलेजमेंट फील कराएं कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप मेरे बारे में, आप केयर करते हैं मेरी और आप परेशान है मेरे लिए। फिर आप उनको कहें, आप उनको बताएं, वो मतलब आप उनको अपनी स्टेट ऑफ माइंड बताएं कि मुझे एक पर्सनल स्पेस चाहिए अपने आप को समझने के लिए, या इस चीज़ को मैं प्रोसेस कैसे करूं, उसके लिए मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए। पर्सनल स्पेस का मतलब होता है कि आपको अपने साथ, बस अपने साथ बैठना, और कोई इंसान और भी नहीं चाहिए। एंड आई नो कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे एंड पे बहुत अजीब से लिया जाता है कि अच्छा मतलब ये क्या होता है, पर्सनल स्पेस क्या होती है। आई नो कि उस चीज़ की इतनी अगेन अवेयरनेस इस तरह से नहीं है, बट आप उनको ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि मुझे अपने आप में इस चीज़ को पहले प्रोसेस करना है, देन आई कैन टॉक अबाउट इट। हम इसके बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट फर्स्ट आई नीड सम टाइम। दिस इज़ द सेम थिंग एज कि जब आप किसी ऐसे पॉइंट से अपनी लाइफ के गुजर रहे हों जब आप बहुत गमगीन हैं, आप दुखी हैं, आपको मतलब आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे, उस पॉइंट पे भी कभी कभी कंफ्यूजन की स्टेट बिल्ड हो जाती है ना, हमें समझ नहीं आता कि हमें अगला क्या स्टेप लेना है। तो उस पॉइंट पे भी हम ये बात किसी को कह सकते हैं कि देखें, मुझे अभी थोड़ी देर अपने लिए स्पेस चाहिए, मैं पहले खुद समझ लूँ कि ये सारा सिनेरियो क्या हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लूँ, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। तीसरी बात वही कि फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप दूसरे को एक चॉइस दें, उसको अल्टरनेटिव दें कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बारे में बात करनी नहीं है, वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर,
कभी के मतलब नेक्स्ट वीक में हम कर सकते हैं, मैं भी प्रोसेस कर लूँ। तो ये सारी 3 स्टेप्स हैं। एक बाउंड्री को बिल्ड करने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमें आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मतलब हमें कहने में, जैसे अभी मैंने आपको बताया है ये एग्जांपल देके, तो कहने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन ये चीज़ें हमारी रूटीन का पार्ट नहीं होती हैं। इसलिए लोग हमें मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि या तो बंदा ये बात कर रहा है, तो या तो वो बदतमीजी कर रहा है, या वो चुप हो गया। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। दैट्स द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू, दैट्स द मिडल ग्राउंड, जो ना तो अगले बंदे के लिए नुकसानदेह है, ना आपके खुद के लिए नुकसानदेह है। So this is a very healthy thing to talk about it. ओके, इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमें अपना सर्कल कैसे चूज करना है। अब बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं, बट हमें भी खुद कभी समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारा उनसे कैसा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, और कभी वो ऐसी बात कर देते हैं जो आपको लग रहा होता है कि मतलब वो बात सही नहीं है। तो उसके लिए आपने खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सीखें ये बात कि कोई आपकी पर्सनल लाइफ की कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी से शेयर कर रहे हैं, बिफोर शेयरिंग मेक अ हैबिट टू आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं ये चीज़ किसी इंसान के साथ शेयर करूं तो क्या वो मुझे केयर देगा, जो केयर मुझे चाहिए। जैसे आप मेंटल हेल्थ का आप किसी को बताने लगे कि आप यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ओके, सो यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर आप अपने सर्कल में किसी ऐसे दोस्त से या किसी घर के बंदे से या किसी से भी ऐसी बात करने लगे हैं, तो आपने सोचना है पहले खुद से कि क्या ये इंसान मुझे वो केयर देगा जो मुझे चाहिए, या वो इस चीज़ को क्यूरियोसिटी से लेगा और मुझे जज फील कराएगा, मतलब मुझे वही स्टिग्मेटाइज फील कराएगा कि ओहो चलो नमाज पढ़िए करो, हो थेरेपिस्ट के पास तो जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई पागल हो रही हो। क्या मुझे वो चीज़ें फील कराएगा, या वो फिर मुझे वाकई अंडरस्टैंड करेगा कि ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ या समझती हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या फील होता है, मे बी आई कैन हेल्प। ये 2 चीज़ें हैं जो कोई इंसान इनमें से आपके लिए 2 चीज़ें ही कर सकता है ये, या तो फर्स्ट वाली जो मैंने एक्सप्लेन की, या फिर वो आपको केयर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें चूज़ करना है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ जिस इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट बात, कोई स्ट्रगल, कोई चीज़ जो हमारी लाइफ की है, वो किसी इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या इंसान वो उस चीज़ को अच्छे से केयर के साथ रखेगा, या फिर वो इसको जज फील कराएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि जब हमें नो बोलना, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी सीखा ही नहीं है ना, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि अच्छा नो बोलने के बाद फौरन आपको ना एक फीलिंग आएगी दिल में कि जैसे पता नहीं निवाला गले में अटक गया। दिस इज ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग, जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे हलक में कुछ फंस गया है किसी को नो बोलने के बाद, और मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हाथों में कुछ मतलब वो ट्रम्बलिंग शुरू हो गई है, हाथ कांपने लग गए हैं, ऐसी फीलिंग्स आना। दिस इज ऑल वेरी रियल, क्योंकि एक चीज़ है जो हमने कभी सीखी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने नो बोला है किसी को। वो जो चीज़ हम पहली दफ़ा ज़िंदगी में ट्राई करते हैं तो उसके साथ कभी ना कभी ऐसी फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं, बट दैट्स टोटली ओके। इट इज सेम एज कि आप पहली दफ़ा क्लिफ डाइविंग के लिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपने कभी ज़िंदगी में क्लिफ डाइविंग नहीं की और आप पहली दफ़ा करने लगे हैं। वो करने के बाद, करने के वक्त में आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी, आप एंशियस भी होंगे, थोड़ी सी हार्ट बीट तेज होगी, ये सारी फीलिंग्स आती हैं, हाथ में शायद पसीना आ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। दैट इज बिकॉज क्योंकि आपने जिंदगी में वो चीज़ पहले कभी दफ़ा की नहीं है। और अगर नो आपने किसी को अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बोल लिया फाइनली, उसके बाद ये फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको सॉरी करना है। नो बोलने के बाद आपने उस बंदे को सॉरी कहना है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा की है, और इस वजह से उसके साथ जो फीलिंग्स अटैच होती हैं एक न्यू चीज़ को करने के बाद, वो आपको फीलिंग्स आ रही हैं। दैट्स द फीलिंग जो हमें फील होता है कि शायद एक गिल्ट है, बट वो गिल्ट नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि जब हम बाउंड्री बनाते हैं, तो आई नो कि जैसे यहाँ पे किसी ने चार्ट में भी लिखा था कि ऐसा लगता है ना कि अगर हम नो बोलेंगे तो हम बदतमीज लगते हैं।
वो एक टैग है जो सिर्फ लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं होती आपसे ना सुनने की। तो आप जब ना बोलना सीखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये तो अब बदतमीज हो रहा है या ऐसा है, बट दैट डज नॉट मेक यू अ बैड पर्सन। इट डज नॉट मेक, अगर आप अपने पेरेंट्स को किसी बात के लिए नो बोल रहे हैं, किसी जायज चीज के लिए, तो उस पर आप नो बोल रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि अब आप एक बुरा बच्चा बन गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यही बात है कि कभी कभी आपको जो रिस्पेक्ट है और जो ये बाउंड्री है, ये बहुत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ पे तक कॉमन नहीं है। तो जब ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की हम कोशिश करते हैं कोई एक बंदा, तो एक रेजिस्टेंस आती है उसके अगेंस्ट, कि अगर मतलब 5 लोग एक फैमिली में रह रहे हैं और उसमें से एक बंदा बात कर रहा है कि अच्छा मैंने नो बोलना सीखना है, नो कह दिया है, बाउंड्री बिल्ड की है, तो अब बाकी 4 लोगों को मसला होगा उस चीज पे, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड नहीं, उनके पास कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अच्छा इसने नो क्यों बोला है, या पहले कभी बोला नहीं तो आज क्यों बोल दिया। बट दैट्स टोटली ओके। अगर आपका कोई चीज है ऐसी जो आपको ओके नहीं लग रही, या आपका दिल कह रहा है कि दिस इज नॉट ओके, तो आप उस चीज पे नो कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने वो बात रिस्पेक्टफुली कहनी है, आपने नो रिस्पेक्टफुली कहना है, जो कि हमने सबसे पहली टेक्निक सीखी है कि आपने रिस्पेक्टफुली अपनी बात कैसे रखनी है। दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। हमें बात रिस्पेक्टफुली आगे कैसे रखनी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यस एग्जैक्टली, पीपल आर यूज्ड टू अस ऑलवेज सेइंग यस, क्योंकि हम बोलते हैं, हमें नो बोलने की आदत नहीं, क्योंकि हमने शायद सीखा है कि नो अगर हम बोलेंगे तो हम गलत हैं या हम बदतमीजी कर रहे हैं, या ओहो ये तो बहुत गलत चीज़ है। बट इट्स नथिंग रॉन्ग, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने बस कभी लर्न नहीं की, तो अगर हम अब आके लर्न कर रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। ओके, दिस इज अ ग्रे रॉक मेथड। इसका मतलब है कि आपने पर्पसफुली किसी के लिए बोरिंग बन जाना है। I know कि we all know someone in the family who is habitual of making you feel like कोई वो ऐसी बात किसी ऐसे मोमेंट पे करेंगे जिसकी वजह से या तो आप एग्रेसिव हो जाएं, आपको गुस्सा आ जाए, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कुछ लोगों का कि आपसे वो ऐसा रिएक्शन लें जो कि उनको मतलब फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस मिल जाए, या ऐसी चीज़ जो कोई भी आपको ट्रिगर कर दे। बट द थिंग इज कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे अपना काम, आप कंपोज्ड रहना है, आपने अपने आप को काम रखना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उस इंसान के लिए अनइंटरेस्टिंग बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा होता है कि यूजुअली कभी कोई मतलब फैमिली गैदरिंग हुई है और उसके अंदर कोई ऐसा बंदा है जो आपको हमेशा कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर देता है जिससे उसको पता है कि आप गुस्सा करेंगे या आप उसको कुछ बोलेंगे, तो आप अब उस बंदे की हैबिट बन गई आपको ऐसे कहना, और आपकी हैबिट बन गई आगे से रिएक्ट करना। जस्ट ट्राई फॉर वंस कि आप अपनी वो हैबिट ना तोड़ दें और आप कुछ और ट्राई करें। ट्राई टू बी बोरिंग फॉर दैट पर्सन। ट्राई कि अच्छा ठीक है, ओके, just say okay, maybe don't say anything, maybe you can say okay I'll think about it, ऐसी बात आप कर दें, तो आई थिंक दैट विल चेंज दिस थिंग फॉर यू। क्योंकि जो अगला बंदा है जो आपसे रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जब उसको वो रिएक्शन ही नहीं मिलेगा, तो वो उनको भी फील होगा कि ओके दैट्स अ डिफरेंस, सो मे बी वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज अ थिंग जो ऐसे होता है, क्योंकि आई थिंक वी ऑल नो कि फैमिली में बड़ा, फैमिलीज में यूजुअली बहुत कॉमन होता है, तो उसके लिए एक टेक्निक है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारे साइकोलॉजिकल टूल्स थे जिनके बारे में हमने बात करनी थी, जिनके बारे में हमने सीखा कि अगर कोई स्टिग्मेटाइज चीज़ मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई भी आपको कोई ऐसी बात करता है या थेरेपी पे जाने के अकॉर्डिंग, तो आपने फिर उस चीज़ को टैकल कैसे करना है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। ओके, नाउ एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि जस्ट पिक वन लाइन बिलो, इन तीनों जो सेंटेंसेस हैं इनको एक दफ़ा पढ़ लें और इनमें से कोई भी एक लाइन चूज कर लें। कि आपने अपना, अगर कोई भी आपको इन तीनों में से कोई भी एक बात कह रहा है, तो आपने अपना रिस्पॉन्स कैसे देना है। ऐसा रिस्पॉन्स जो कि बेस्ड हो उन पिछली टेक्निक्स पे जो हमने अभी डिस्कस की हैं, वो 4 टेक्निक्स, वो बाउंड्री मेकिंग, वो 3 स्टेप्स, वो सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया है, उसके ऊपर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। गो विद द फर्स्ट वन। लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि आप थेरेपी पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक थिंक अबाउट कि आपसे कोई फैमिली मेम्बर ये बात कर रहा है, तो आपका उसका काम रिस्पॉन्स क्या होगा बेस्ड ऑन ऑल द टेक्निक्स दैट वी हैव टॉक अबाउट।
हम उनको ये कह सकते हैं कि देखिए अगर लोगों को पता चल गया, बात ये भी होती है कि हम अपने जो हमारा रिस्पॉन्स है उसमें हम किसी को अवेयर भी करा सकते हैं, क्योंकि हमें साइकिल तोड़ना है, राइट? वी शुड बी द पर्सन, लाइक वी वांट टू बी द पर्सन जो कि साइकिल तोड़े, ताकि आगे वाले लोगों को मसला ना हो, या मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस इतनी बिल्ड हो सके कि लोग इसके बारे में इजीली बात कर सकें। बिकॉज आई नो कि जो बंदा इस मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल से गुजरता है वो नहीं चाहेगा कि कोई अगला बंदा भी इस चीज़ से गुजरे। सो व्हाट वी कैन डू टू ब्रेक अ साइकिल इज दैट कि हम कह सकते हैं कि जब कोई हमें कहे कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता लगेगा, तो आप रिस्पेक्टफुली ये बात कर सकते हैं कि देखिए लोग तो कहेंगे ना, अगर हम थेरेपी पे नहीं भी जाएंगे तो तब भी तो लोग कहेंगे कुछ ना कुछ, तो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट? क्या हम एक दफ़ा ट्राई नहीं कर सकते? मे बी हमारे लिए बेहतर हो जाए, मे बी हम एक दफ़ा ट्राई करें, हमें अच्छा लग जाए, हमें सूट करे, और मे बी हम इस मतलब कोई बेटर आउटकम निकल सके। या हम उनको ये कह सकते हैं कि देखिए लोगों को पता चल जाएगा, दैट्स ओके, लेकिन मुझे भी जो है अपनी लाइफ का ये इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है, क्योंकि आई वॉन्ट टू गेट हेल्प फॉर माई मेंटल हेल्थ। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट चाहिए, सो आई नीड टू मेक दैट डिसीजन। दूसरा जो पॉइंटर है कि आपको कोई कहे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये इतनी गहरी बात तो है भी नहीं, तो आप कह सकते हैं उनको रिस्पेक्टफुली कि देखें आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट। आपको शायद ये लग रहा हो कि ये इतना डीप नहीं है, लेकिन मेरे लिए बात इम्पॉर्टेंट है। आपको शायद लग रहा हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे लिए बात इम्पॉर्टेंट है, सो इसलिए मैं इस चीज़ को इसी तरह से एड्रेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। दैट इज समथिंग दैट यू कैन से, रिस्पेक्टफुली पुटिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड। द थर्ड वन इज कि दूसरे लोगों की भी, अदर पीपल हैव रियल प्रॉब्लम्स, यू हैव नथिंग टू सैड अबाउट। कोई आपकी ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग अगेन, कि बहुत सारे लोगों को जब आप कभी किसी से अपना दुख शेयर करते हैं तो कहते हैं अच्छा पता है मैं तो इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ से गुजरा हूँ। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। एवरीवन हु इज़ हियर, जो यहाँ पे है, आई अंडरस्टैंड कि आप कभी ना कभी लाइफ के इस पॉइंट से गुजरे होंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है जब आप किसी से अपना दुख शेयर कर रहे हो, अगला बंदा कहता है कि ओके मेरा दुख तो पता है, मैं तो इस चीज़ से भी गुजरा हूँ, मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा दुख कुछ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कि किसी का दुख छोटा बड़ा नहीं होता है, दुख दुख होता है, तकलीफ तकलीफ होती है, हर इंसान को वो फील होती है। आपका दुख किसी से बड़ा नहीं है, किसी का दुख आपसे छोटा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एवरीवन कोई ना कोई हर उस चीज से लड़ रहा होता है। यस एग्जैक्टली, एवरीवन इज फाइटिंग साइलेंट बैटल्स जो किसी को नहीं पता होता है। तो आप कभी, अगर कोई बंदा आपके पास इतना ट्रस्ट करके आता है, आपको इतना ट्रस्ट करता है कि वो आपके पास आ रहा है ये कहने कि अच्छा मुझे ऐसा फील होता है, तो जरूरी है कि आप उसको केयर दें, आप उसको फील कराएं कि ठीक है यू आर देयर फॉर दैट पर्सन। ये नहीं हमें ना अगले बंदे को फील कराना कि अच्छा तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है, मेरा बहुत बड़ा है। एंड इवन इफ अगर आप कभी, आपको अगर खुद कभी ऐसा, तो पहली बात कि हमने खुद ऐसे नहीं करना है, राइट? क्योंकि वी हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। हमें ऐसी खुद नहीं करना है कि कोई हमसे अपना दुख शेयर कर रहा हो तो हम उससे अपना दुख शेयर करने लग जाएं। जस्ट बी देयर फॉर दैट पर्सन फॉर अ वाइल। आप अपना दुख किसी और टाइम के लिए रख लें, आप उससे तब शेयर कर लें थोड़ी देर बाद जब वो बंदा ओके हो जाए। पहले उसको ओके करें, पहले उसको केयर दें जो वो आपसे लेने आया है, और उसके बाद जब वो थोड़ा बेटर फील करे तब आप उससे बात कर सकते हैं कि ओके डू यू थिंक दैट यू हैव स्पेस कि अब मैं इस बारे में बात कर सकूँ क्योंकि आई हैव a similar experience. And when you find that answer for the person कि वो कह रहा है कि हाँ ठीक है you can talk about it, then talk about it. सबसे पहले just try to be there for that person. और अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपसे आप किसी से अपना दुख शेयर कर रहे हैं और वो बंदा आपको कहे कि अच्छा मेरा, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, मेरा दुख तो ये था, मैं इस चीज़ से भी गुजरा हूँ, तो कहें कि ओके आई अंडरस्टैंड दैट, मैं आपके पास अपना दुख शेयर करने आया था या आई थी, बट आई थिंक दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन, सो इट्स ओके, आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। यू कैन जस्ट से दैट। इसमें रिस्पेक्टफुली आप अपनी बात आगे रखेंगे, अगले बंदे को भी समझ आएगी कि ये कैसी चीज़ थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसके बारे में वो आपसे बात करेंगे इस बारे में कि अच्छा तुम्हें क्या इस बारे में गलत लगे, सो यू कैन एक्सप्लेन देम कि देखें जब कोई आपसे अपना डिस्कस करने आता है तो वो एक स्पेस मांग रहा होता है आपसे जहाँ आप उसको सिर्फ सुन सकें। एट दैट पॉइंट डोंट मेक द अदर पर्सन फील कि आपका गम उससे बड़ा है। जस्ट रिस्पेक्टफुली पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड।
ओके, नाउ मूविंग ऑन। ये तो हमने बात की कि हमें घर पे कैसे रखना है अपना जो जब भी कोई मेंटल हेल्थ स्टिग्मा हमें फेस करना पड़े तो घर पे कैसे बात करनी है। अब घर से बाहर अगर हम हैं तो कोवर्कर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो हमें कैसे सबसे बात करनी है। अब हम इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, जब भी कोई स्टिग्मेटाइज करने के बारे में बात कर रहा होता है, कोई भी ऐसी स्टिग्मा आपके साथ अटैच कर रहा होता है मेंटल हेल्थ की बात करने पे, तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। 3 ऑप्शंस ये होती हैं कि आप या तो उस बंदे को एजुकेट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि वो बंदा विलिंग है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, वो अपने आप को खुद को एजुकेट करना चाह रहा है उस टॉपिक के ऊपर, तो यू कैन एजुकेट दैट पर्सन। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है डिफ्लेक्ट करना। अगर आपको लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन का कोई फायदा नहीं होगा, मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है बट आपको लग रहा है कि वो किसी मीनिंगफुल एंड पे नहीं पहुंच रही, या ना आप उस बंदे का पॉइंट अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ना वो बंदा आपका पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो आपको बस टॉपिक वहाँ पे ख़त्म करना होता है। तीसरी जो ऑप्शन आपके पास होती है वो ये होती है कि आपके साथ जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा हो या रिपीटेडली आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील करा रहा हो, तो आप एग्जिट, मतलब आप वहाँ से अनसेफ जहाँ पे फील करें आप वहाँ से जा सकते हैं। So for all of these three decisions, 3 frameworks, you can choose one according to the situation. जिस situation से आप deal कर रहे हैं वो इन चीज़ों में आप इनमें से कोई एक framework लेके तो उस situation में apply कर सकते हैं। So for education, अगर आपको लगता है कि बंदा open है to conversation, so you can tell them, you can try saying कि therapy जो है ना वो उन लोगों के लिए नहीं होती जो पागल हैं। Basically everyone जो इट्स अ बेसिक मेंटल मेंटेनेंस। ऐसे ही जैसे हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, तो मैं बस थेरेपिस्ट के पास अपने मेंटल हेल्थ चेक के लिए जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ कि मुझे क्या इशू है, कि आजकल जो मैं फील कर रही हूँ, व्हाई आई एम फीलिंग दैट, दैट्स ऑल आई वांट टू गो फॉर थेरेपी। दूसरी जो ऑप्शन है डिफ्लेक्ट की, कि अगर आपको लग रहा है कि उस कॉन्वर्सेशन का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा और आपको एंड करनी है, तो जस्ट ट्राई सेइंग कि anyway, how's your side of the family doing? क्योंकि you just want to end the conversation. So you can say anything else also, कि आप कह सकते हैं अच्छा और बताएं आपका काम कैसे चल रहा है। You can talk about anything else to change the conversation. और द थर्ड ऑप्शन है कि जब आपको अनसेफ फील हो रहा हो किसी बंदे के साथ डिस्कशन करते हुए, या कोई बंदा आपको ऐसा फील कराए रिपीटेडली अनसेफ फील कराए, तो यू कैन सिंपली लीव द टॉपिक, यू कैन चेंज द कॉन्वर्सेशन अगेन, और या फिर आप उससे डिस्टेंट भी हो सकते हैं। दैट्स टोटली फाइन एज वेल। होता ये है कि जब आप अनसेफ फील कर रहे हों और आप उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ना चाह रहे हो, तो दैट्स ओके इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि ओके आई थिंक कि आई एम नॉट ओके टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। वो चीज़ भी उस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म कर सकती है। रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहने के बाद आप उस कमरे से या उस जगह से जा भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू मेक योरसेल्फ फील काम अगेन। ओके, अब हम बात करेंगे कि अपनी फीलिंग्स, वो जो सेल्फ अवेयरनेस की हमने बात की थी कि सेल्फ अवेयरनेस हमने बिल्ड कैसे करनी है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हम कभी उस चीज़ के बारे में बाउंड्री रख नहीं सकते जिस चीज़ को हम जानते नहीं है, राइट? तो हम पहले अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उसके आसपास बाउंड्री भी रख सकेंगे। सो 2 डेली हैबिट्स जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं टू रेज सेल्फ अवेयरनेस। अगेन आई टोल्ड यू कि सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने बारे में सीखते हैं, अपने बारे में जानते हैं, तो हम अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसके लिए वो 2 डेली हैबिट्स हैं, ये कभी आप जिंदगी में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स 2 मिनट रीसेट। फर्स्ट इज कि आपने नेम करना है उसको। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा मुझे इस वक्त बहुत बुरा सा फील हो रहा है या अजीब सा फील हो रहा है, ट्राई टू नेम दैट फीलिंग, ट्राई टू से इट आउट लाउड, या फिर आप अपने आप से मतलब ट्राई टू गेस कि आप इस टाइम फील क्या कर रहे हैं। इमोशंस हमने सीखे नहीं अपनी ज़िंदगी में, राइट? हमें पता नहीं है कि इमोशंस को हम फील करते हैं बट हमें उनको नेम करना नहीं आता, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम एक वक्त में हमें फील हो रहा होता है अच्छा हमें गुस्से में भी हैं, हम रो भी रहे हैं, हम एग्रेशन में हैं, या हम सैड फील कर रहे हैं। We don't know how to name that feeling. It is important that we start naming our feelings. हमें understand करें। जब तक हम understand नहीं करेंगे कि हम feel क्या कर रहे हैं, तो हमें उसको
वो एड्रेस करना नहीं आएगा। एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस चीज़ को समझें कि हम फील क्या करें। सो ट्राई टू नेम दैट इमोशन, एंगर, गिल्ट, फियर, एनी इमोशन, ओके। दिन में आप ये जो लिखा है ट्राई दिस, यू कैन ट्राई दिस एक्चुअली, क्योंकि जर्नलिंग हेल्प्स। आप जर्नलिंग रोज अगर करते हैं या नहीं भी करते तो कभी वंस इन अ वाइल पेपर पेंसिल पकड़ के बैठें किसी दिन और लिखें कि टुडे आई फेल्ट मोस्ट बिकॉज ऐसा हुआ था, या इस चीज की वजह से आई एम फीलिंग दैट। जब हम अपनी फीलिंग्स के साथ अवेयर होते हैं तो हम उनके बारे में बाउंड्री अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। सेकेंड थिंग इज टू लिसन टू योर बॉडी। स्ट्रेस जो होता है वो जैसे हमने पहले बात की कि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है, इसीलिए क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में तो उस तरह बात करना आता नहीं, तो फिजिकली बहुत सारी चीज़ें अब वो हो जाती हैं, हमें दिखने लगती हैं। कॉन्शियसली उनको रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एंजाइटी में काफ़ी लोगों के शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं। जब आप नर्वस फील कर रहे हो तो आपको लगेगा जैसे आपका गला सूख रहा है, या ऐसी चीज़ें जो हमें फील होती हैं, दैट आर ऑल साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। सो हमें वो स्कैन करना नहीं आता है, तो हमें वो स्कैन करना आना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें कि अच्छा अगर हम इस सिचुएशन में हैं तो हमारी बॉडी फील कैसा कर रही है। सो उसके लिए डू अ 10 सेकेंड बॉडी स्कैन ईच मॉर्निंग। सुबह उठ के देखें आपका फॉरहेड जो है उसमें क्या फीलिंग्स हैं, उसकी क्या सेंसेशंस हैं, वो फील सही कर रहा है। आपका जॉ जो है वो खिंचा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जॉ खिंचा हुआ होता है यूजुअली, तो उसका भी मतलब है कि आप जरा स्ट्रेसफुल होते हैं या इस तरह की सिचुएशंस में। तो जस्ट ट्राई टू गेट अ स्कैन ऑफ योर बॉडी कि आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, बिकॉज दैट विल गिव यू एन अवेयरनेस कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी जा रही है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि लाइफ में बहुत सारे जगहों पे काम आती है, और मैं खुद भी इसको बहुत ज़्यादा इम्प्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। ऐसे मोमेंट्स पे जब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फील होने लग जाए, या मुझे ऐसी मोमेंट्स पे जो मैं फील कर रही हूँ, नर्वस फील कर रही हूँ, तो आई डू दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। सो लेट्स डू इट टुगेदर 2 मिनट्स के लिए। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट विद कि हमने ब्रीद इन करना है स्लोली, ओके। ये सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये भी 4 है, सो आपने 4 तक काउंट करना है, बट जो है अपने साथ साथ ब्रीद इन करते जाना, ओके। सो फॉर स्टार्टिंग हम ये करेंगे कि स्लोली अपनी नाक से अपना सांस अंदर खींचेंगे, एंड देन वी विल काउंट टू 4। 1 2 3 4, ओके। हमने 4 सेकंड के लिए अपना सांस जो है वो हमने होल्ड किया, एंड नाउ ब्रीद इट आउट। ब्रीद आउट करना है आपने अपने माउथ से, और 6 तक काउंट करना है। ये एक्सरसाइज जो है ये आप करते हैं 3 से 4 दफा, और इसमें आप नोटिस करेंगे कि जब आप ये 3 से 4 दफा करेंगे ना, तो आपके शोल्डर्स जो स्ट्रेस में बहुत खिंच जाते हैं ना, वो बहुत ईजी हो जाएंगे, वो ऐसे नीचे को झुकने लग जाएंगे। इट एक्चुअली हेल्प्स। वो आपका जॉ जो आपको एक टाइम में फील हो रहा होगा ना कि जैसे बहुत खिंच के आपकी बॉडी में खिंचाव हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, दिस एक्टिविटी इट एक्चुअली हेल्प्स। आई ऑल्सो अप्लाई दिस टू माई लाइफ, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स में मुझे भी इसने बहुत हेल्प किया है। सो आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी मैंने बताई, एंड इट ऑल्सो हेल्प देम अ लॉट, सो डू ट्राई दैट। और कोई भी ऐसा बंदा आसपास आपके जिसको आपको पता हो कि वो एंजाइटी डायग्नोस्ड है, या ऐसा कोई इशू है जो उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज का है, तो उसको भी ये टेक्निक बताएं अगर उसको नहीं आती है, क्योंकि दैट एक्चुअली हेल्प्स। ओके, नाउ वी गोना टॉक अबाउट इट कि हमें चेंज कैसे लाना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसका आपको चेंज लाने के लिए साइकोलॉजी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। स्टिग्मा ख़त्म करने के लिए वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि आपने अपनी बाउंड्री कैसे बनानी है, आपने अपनी रिस्पेक्टफुली बात आगे कैसे रखनी है, इस बारे में बात करना ही इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग द साइकिल। इस बारे में दूसरों को अवेयर कराना ही इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग द साइकिल। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं कि आप ये कर सकते हैं कि रियल एक्शन तो आपको लेने हैं, विच इज़ वेरी डूएबल। कि कोई एक मिथ, जब आपको कोई अगला बंदा कहे कि थेरेपी पे जाना तो सिर्फ पागल जाते हैं थेरेपी पे, जेंटली से कि बगैर चुप रहने के उसको ये बताएं जो आज आपने सीखा है,
कि थेरेपी पे सिर्फ पागल लोग नहीं जाते, थेरेपी पे हर वो इंसान जाता है जिसको मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू हो। सेम है जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें कोई फिजिकली कोई इशू होता है, इसी तरह हम एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जब हमें कोई मेंटल हेल्थ का इशू होता है। यू कैन सिंपली टेल देम दैट। नेक्स्ट इज बी वन सेफ पर्सन। आपको सबको मतलब फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर जैसे हमने बात की कि कोई बंदा आपके पास आ रहा है अगर अपनी मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल लेके, कि अपना ग्रीफ लेके, अपना दुख लेके आपके पास आ रहा है, तो जस्ट बी देयर फॉर दैट पर्सन, ट्राई टू लिसन टू दैट पर्सन। उस बंदे के पास जो आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको आपके साथ सेफ फील होता है, उसको अपने बाकी लोगों के साथ सेफ फील नहीं होता, उसको आपके साथ सेफ फील होता है। सो कंसिडर दैट एज एन ऑनर, और उस ऑनर का पास रखें कि वो इंसान जो आपसे बात करने आ रहा है उसको फील कराएं कि आपने उसकी बात को समझा है और उसको जो केयर वो आपके पास मांगने आ रहा है वो केयर उसको दें। सेकेंडली, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा है जो ऐसी चीज़ों से गुजर रहा है और आप समझते हैं कि मतलब ज़रूरत है उसको, तो डू ट्राई टू रीइंफोर्स देम, या उनको आप कोशिश करें कि उनको आप कहें कि वो थेरेपी पे जाएं, क्योंकि थेरेपी एक्चुअली हेल्प्स। एंड हम सबको थेरेपी की ज़रूरत है। इवन आई गो टू थेरेपी एज अ थेरेपिस्ट, आई गो टू थेरेपी क्योंकि मैं इतने लोगों की, इतने क्लाइंट्स होते हैं मेरे पास, उन सब की चीज़ें, उन सब की स्ट्रगल्स में देखती हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो मुझे भी एक ऐसी सेफ स्पेस चाहिए जहाँ आई कैन लेट दिस ऑल आउट। अदरवाइज आई एम गोना बी एग्रेसिव और एवरीथिंग। सो वो चीज़ें जो अनहेल्दी हैं वो हमें नहीं करनी। सो आई ऑल्सो टेक थेरेपी एंड देयर इज नो शेम अबाउट इट, क्योंकि हर बंदे को थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, द थर्ड वन, हाउ यू कैन बिल्ड अवेयरनेस इज कि आप शेयर करें, आप स्क्रॉल ना करें। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ऐसा कंटेंट है मेंटल हेल्थ का, अगर आपको कोई क्रेडिबल कंटेंट दिखता है तो आपने ज़रूर शेयर करना है। क्रेडिबल का मतलब ये है कि कोई सो द थिंग इज कि ये भी एड्रेस करना ज़रूरी है कि आजकल बहुत सारी ऐसी पोस्ट होंगी जो आप देख रहे होंगे, कोई चीज़ें आपको लगता होगा सही हैं, कोई गलत भी लगेंगी। ट्राई टू सर्च दैट पर्सन जो कि ऐसी वीडियोस जिनकी जो भी अवेयरनेस वीडियोस हैं, कुछ भी, ट्राई टू सर्च दैट प्रोफाइल एंड सी देयर क्रेडेंशियल्स कि उन्होंने उनकी डिग्रीज हैं या उनके सर्टिफिकेशंस वगैरह उनके मेंशन होते हैं, हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने लिखे होते हैं। जस्ट ट्राई टू चेक दैट एंड सी कि अगर वो बंदा क्रेडिबल आपको लग रहा है, सोर्स क्रेडिबल है, देन शेयर दैट कंटेंट। और ऐसा कंटेंट शेयर करना चाहिए क्योंकि आई थिंक अपनी स्टोरीज पे ऐसा कंटेंट शेयर करने से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है। मैं अपने जो मेरा सोशल मीडिया पेज है उस पर मैं ऐसे कंटेंट शेयर करती हूँ तो सबको बहुत हेल्प मिलती है। मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि आपकी आज स्टोरी ने इट रियली हेल्प मी, आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, so it actually helps. So try to be more vocal about mental health. Then the last one is model openness if you can. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मेंशन करें, अगर आप कभी खुद थेरेपी पे गए हैं या आपका अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो डू मेंशन इट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रोल मॉडल्स कम हैं। जब आप किसी को बताएंगे तो अगले बंदे को भी होप मिलेगी कि ओके, इफ दिस पर्सन, इफ माय फ्रेंड, इफ दिस ऑफ माय फ्रेंड, और जो भी आपका रिलेशनशिप है, अगर ये बंदा थेरेपी पे जा सकता है तो व्हाई कांट आई। सो इट आल्सो हेल्प्स। ओके, सो मोर वेज यू कैन क्रिएट अवेयरनेस इज के अभी आगे का नंबर्स मैं आपको से शेयर करूंगी जो कि मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा बंदा जो आपको पता हो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रहा है, यू कैन शेयर माई इंस्टाग्राम अकाउंट टू देम, और कोई भी ऐसा क्रेडिबल पर्सन जो आप जिसको पहले से जानते हैं, कोई ऐसा थेरेपिस्ट जो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसके साथ शेयर करें। टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, जिनको आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है या आपसे कोई डिस्कस करे। कोई भी स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश करे, कोई जोक एक तो मजाक में यहाँ पे बहुत इस तरह की स्टिग्मेटाइज्ड या डी मीनिंग बातें, बहुत गलत बातें मजाक में बहुत की जाती हैं हमारे कल्चर में। सो अगली बारी कोई भी ऐसी बात करे तो ट्राई टू रिस्पेक्टफुली, क्या आप उसको अगर करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, उस बंदे को अगर वो आपकी तरफ जो है वो आपको एड्रेस करके ऐसी कोई बात कर रहा है, तो यू नो नाउ कि आपको रिस्पेक्टफुली कैसी बात करनी है। जस्ट ट्राई वंस एंड रिस्पेक्टफुली पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड। जो बंदा आपके पास आ रहा है अपनी बात कहने के लिए, या जो आपके साथ सेफ फील करता है और आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करता है, तो मैसेज दैट वन पर्सन एंड आस्क हाउ दे आर रियली डूइंग। अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त ने पिछले दिनों आपसे कोई ऐसी बात की थी, आपने कोई पर्सनल स्ट्रगल शेयर की थी, तो ट्राई टू मैसेज देम टुडे एंड टॉक अबाउट इट टू देम, कि उनसे पूछें कि वो कैसे हैं।
कोई मेंटल हेल्थ पेज आपको अच्छा लगे, आपको उसकी कोई भी ऐसी पोस्ट अच्छी लगे सोशल मीडिया पे, डू शेयर इट, एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिक्स देम जस्ट सिट विद समवन. अगेन वही बात कि कोई अपना दुख आपके पास लेके आए तो जस्ट ट्राई टू बी देयर फॉर दैट पर्सन एंड ट्राई टू लिसन टू देम. ओके, सो अभी जो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं इनमें से कोई ऐसी बात या तो आप चार्ट में लिख सकते हैं या जस्ट अपने आप में बस देखें, सीखें कि कोई ऐसी चीज़ जो आज आप यहाँ से लेके जाएंगे और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में उसको एम्प्लॉय ज़रूर करेंगे. कोई भी ऐसी चीज़ जो ऐसा स्टिग्मा जो आपको लगता है कि आपने बहुत कॉमनली सुना है और आपने उसको एड्रेस कैसे करना है वो आप अपनी लाइफ में आगे करेंगे. जस्ट यू कैन राइट दैट और यू कैन जस्ट प्लेज दैट. इस चीज़ का अपने आप से प्रॉमिस करें कि एक चीज़ जो आपने आज यहाँ पे सीखी है उसको आप कंटिन्यू करेंगे टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ. अगर आपको उस चीज़ से गुजरे हैं टू टॉक अबाउट इट, हाउ टू रिस्पेक्टफुली पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड with the family and others. So this is the line that I come back to with almost every client, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. जो भी इंसान मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रहा होता है उसको ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है. मतलब जब पूरी दुनिया आपको फील करा रही है कि अच्छा तुम्हारे साथ ही कोई मसला है, तुम थेरेपी पे जा रहे हो, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, तो आपको सबसे बड़ा अपना एडवोकेट होना होता है. एंड इसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, यू आर नॉट ब्रोकन. जस्ट आपके पास कोई सेफ स्पेस नहीं थी जहाँ आप इसके बारे में बात कर सकें. एंड गोइंग टू थेरेपी गिव्स यू दैट सेफ स्पेस टू यू. आपको वो सेफ स्पेस वहाँ मिलती है. So if you are a person who is going through mental health struggles, just remember that there is nothing wrong with you and you are not broken. These are some helplines that you can try. जहाँ पे अगर आपको कोई emergency situation है और जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई ऐसी feeling है जो आपको अभी किसी से बात करनी है, तो you can try these. These are for immediate danger. जब जहाँ पे जैसे फिजिकली जब किसी हार्म की बात आ जाती है वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत हेल्प पड़ती है. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. कभी किसी आपके अपने को भी ज़रूरत पड़ सकती है तो यू शुड नो दीज. इमोशनल सपोर्ट की अगर आपको ज़रूरत है एंड यू थिंक दैट नोबॉडी राइट नाउ इज़ देयर फॉर यू, यू कैन कॉल देम एंड यू कैन आस्क. आप अपने स्ट्रगल से उस वक्त शेयर कर सकते हैं. वो जो आपकी एमरजेंसी वाली सिचुएशन है, यू कैन शेयर दैट विद दैट पर्सन हियर. ओके, सो सारी चीज़ें जो हमने की, सबसे पहले कि एक्नॉलेजमेंट के जो बाउंड्री सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट थी. जस्ट दिस इज जस्ट रिकैप की जो चीज़ें हमने आज सीखी हैं, जो टेक्निक साइकोलॉजिकल हमने सीखी हैं कि हमें इन सारी चीज़ों से डील कैसे करना है, वो यही है कि एक्नॉलेजमेंट. सबसे पहले आपने अगले बंदे को, जब आप किसी के साथ बाउंड्री सेट करें तो सबसे पहले आपने उसको एक्नॉलेज फील कराना है कि आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर वरीड अबाउट मी, आई रिस्पेक्ट दैट. ओके, फिर आपने अपनी नीड डिस्कस करनी है कि मुझे अभी ये चीज़ खुद प्रोसेस करनी है, और फिर आप उसको अल्टरनेट दें कि आपने कहना है कि अच्छा हम इसको नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेते हैं, या जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे. दिस इज़ फॉर द बाउंड्री सेटिंग. देन यू कैन ब्रोकन रिकॉर्ड्स फॉर रिपीटेड प्रेशर के लिए आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली अपनी बात आगे रखें. सर्कल आपने अपना कैसा बनाना है, यू हैव टू चूज वाइजली. डू अ क्रिटिकल एनालिसिस कि जिस बंदे से आप अपनी बहुत पर्सनल बात शेयर करने लगे हैं, क्या वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, वो आपको केयर देगा, वो केयर जो आप उससे लेना चाह रहे हैं, या वो आपको उस चीज़ को एज बहुत क्यूरियोसिटी के साथ लेकर और आपको जज फील कराएगा. यू हैव टू डू दैट एनालिसिस योरसेल्फ. गिल्ट अगर आपको फील हो बाउंड्री बनाने के बाद, जब आप जिंदगी में पहली दफ़ा किसी को अगर यहाँ से जाने के बाद नो बोलते हैं तो आपको गिल्ट फील हो, अगर उसके बाद जस्ट नो दैट वो गिल्ट नहीं है, वो जस्ट एक न्यू चीज़ ट्राई करने की फीलिंग है. सो डोंट थिंक दैट कि वो एक गिल्ट आपको जो फील होगा, that will not be guilt. The feelings that you will be having, that will not be guilt. So किसी को no कहने से कोई मसला नहीं है, you can say no. और ग्रे रॉक के ऐसी चीज़ जो आपको लगता है जो बंदा हमेशा ही आपको फोर्स करने की कोशिश करता है कि आपका कोई रिएक्शन आए, तो just be uninterested for them. Okay, so now we can talk about the questions. If you have any questions, कोई भी ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चन जो आप करना चाहें,
you have the floor to yourself. Ask away. Zainab, so to answer your question, जो difference है between psychologist and psychiatrist वो ये है कि psychiatrist जो होते हैं वो MBBS की तरह डिग्री करते हैं और वो आपको medicines prescribe कर सकते हैं, वो आपको medicines लिख के दे सकते हैं, क्योंकि कुछ psychological issues जब वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं तो हमें वो कोई छोटी दवाई देंगे या स्ट्रॉन्ग दवाई देंगे इसी तरह से, तो कुछ इश्यूज जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेंटल हेल्थ के, तो आपको साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है कि वो आपको दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो कि आपको मेंटल हेल्थ स्ट्रगल में हेल्प कर सके। दैट्स वन। एंड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थेरेपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो आपसे आपके इश्यूज पूछेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और उसके थ्रू वो अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका क्या इशू चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आपके साथ थेरेप्यूटिक सेशंस करेंगे। उसमें थेरेपी की बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, उसमें इसी तरह जैसे कुछ टेक्निक्स मैंने भी आप लोगों को बताई, तो उस तरह की कुछ टेक्निक्स होती हैं। बट दैट इज देयर कि वो साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी सेफ स्पेस है आपके पास जहाँ आप अपनी हर बात कर सकते हैं। और थेरेपी पे जाने के वक्त आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं हेल्प लेने के लिए तो प्लीज अंडरस्टैंड और आस्क फॉर देम। अगर वो खुद से आपको कंसेंट फॉर्म नहीं दे रहे तो आस्क फॉर देम कि उनसे पूछें कि मुझे कंसेंट फॉर्म दें, क्योंकि हम थेरेपिस्ट का एक कोड होता है कि आपने मतलब हमारी थेरेप्यूटिक जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये है कि हम आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तो मैं उसको एक कंसेंट फॉर्म दूंगी। उसके अंदर लिखा होता है कि थेरेपी में क्या क्या होगा इंक्लूड, थेरेपी में क्या क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे थेरेपी में हमें आगे चल के क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं, थेरेपी कितने अरसे तक चलेगी, थेरेपी का जो आप लोगों की डिसाइडेड फी होगी वो क्या होगी, वो सारी चीज़ें उस कंसेंट फॉर्म में होती हैं। तो डू आस्क फॉर योर थेरेपिस्ट, अगर वो आपको खुद से नहीं दे दे तो उनसे पूछें कि ऐसा कंसेंट फॉर्म दें, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू साइन देम। सबसे बड़ी बात जो उस कंसेंट फॉर्म में लिखी होती है वो ये होती है कि आपकी की हुई कोई बात उधर से बाहर नहीं जाएगी अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन हो, एंड दैट कम्स टू डिफरेंट सिचुएशंस, और वो थेरेपिस्ट के साथ आप खुद डिस्कस करते हैं। सो एवरीथिंग बहुत हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, हर चीज़ आपके फ़ायदे के लिए होती है, वहाँ पे हर चीज़ आपको सेफ फील कराने के लिए होती है। So that's one thing that is important. So psychologist का और psychiatrist का ये difference होता है कि psychiatrist prescribe you medicines, डॉक्टर फिजिकल डॉक्टर्स की तरह, और psychologist जो होते हैं वो आपको थेरेपी देते हैं। कि why does uncertainty feel so comfortable to the human brain? Okay. So uncertainty ये है कि uncertainty होती है एक नई चीज़, न्यू फीलिंग। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब हम कोई न्यू काम करने जा रहे होते हैं तो हमारी फीलिंग में, हमारी बॉडी में डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, जैसे हाथ कांपने लगे, हार्ट बीट तेज हो गई, ये सारी चीज़ें, राइट। अनसर्टेनिटी होती है, हमें पता नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है। वो जो फीलिंग होती है ना, उसकी वो हमें अनकंफर्टेबल इसलिए फील होती है क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, वो इस तरह से बिल्ड हुआ है कि हमारे जो हमारा ब्रेन है वो हमें हर चीज़ में प्रोटेक्ट करता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, हमारा ब्रेन हर सिचुएशन में हमें सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, सो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना जो हमने पहले ना फेस की हो, या ऐसी सिचुएशन आए जहां हमें अनसर्टेनिटी हो, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें सेफ पाथवे दिखाता है। वो हमें कहता है कि रुक जाओ, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या अनकंफर्टेबल जगह है, क्योंकि ब्रेन ने कभी वो चीज़ पहले नहीं फेस की होती, आपकी बॉडी ने कभी वो चीज़ पहले फेस नहीं की होती, आपने वो चीज़ कभी पहले फेस नहीं की होती। तो ब्रेन को फील होता है कि ये तो बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ है, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है कि इसको डील कैसे करना है। सो वो आपको सेफ जगह पे ले जाता है कि ओके करो ही मत। आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने कभी जिंदगी में पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, ठीक है, उसने कभी जाके लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं की। जिंदगी में वो स्टूडेंट है, वो पहली दफा प्रेजेंटेशन देने लगे, अब उसको ये सारी फीलिंग्स आएंगी कि अच्छा मैं यहाँ से भाग जाऊँ, इस कमरे का कोई डोर होता मैं वहां से भाग जाता, मार्क्स की बात ना होती तो मैं यहाँ से भाग जाता। हर वो चीज़ जो वो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन उसको ये करेगा कि ये सिचुएशन अनकंफर्टेबल है, अनसर्टेन है, क्योंकि उसने कभी पहले डील नहीं की, तो वहां से आपको बचाने की कोशिश करेगा। दैट इज वाई जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहां आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि योर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। सो दैट्स व्हाई यू फील अनकंफर्टेबल। I hope this clarifies your question.
अगर नहीं हुआ तो डू लेट मी नो। Okay, the next question is कि हमें when we see someone going through a situation, we start feeling it ourselves. Maybe it's because we are sensitive or overthink too much. Okay. So the thing is कि कभी-कभी जब हम किसी दूसरे को किसी तकलीफ से गुजरते हुए देखते हैं, हमें इसलिए फील होती है क्योंकि हम एम्पैथी फील होती है। जो वो फीलिंग है वो एम्पैथी है, वो एक ऐसी चीज़ है जो एक नेचुरली अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बिल्ड की है कि आपको किसी दूसरे इंसान से किसी दूसरे को दुख में देख के आपको तकलीफ फील होती है, आपको दर्द महसूस होता है। ये इंसानियत है, ये एम्पैथी है जो हर इंसान के अंदर होती है। सो दैट्स द थिंग दैट यू फील व्हेन यू सी अदर्स इन पेन। ओके, ये हर इंसान के अंदर नेचुरली होती है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कोई चीज़ अगर आपको फील हो रही है कि आपको लग रहा है कि मतलब आप वो खुद फील करने लगे हैं और यू एक्चुअली स्टार्ट टू हैव दैट सेंसेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को बॉडी में कोई दर्द फील हो रहा है, अगर आपको खुद भी वो होने लग गया है, तो यू हैव टू सी कि आप वो चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड आपकी बॉडी उस तरह से ले रही है। तो you have to maintain your distance, or what you can do is try to have वो जो अभी हमने breathing वाली exercise की थी, try to have that to understand कि क्या ये आपकी body में actually feel हो रहा है या ये सिर्फ एक perceived pain है कि जो दूसरे को देख के आपको आ रही है। So उसके बारे में differentiation बहुत ज़रूरी है और ये breathing exercise उसमें बहुत help करेगी आपको understand करने में। Okay, so the next question is कि whenever I have to do something, I get confused first, wondering whether it will be okay or not. Even if I have to go somewhere, I keep thinking, should I go or not? Okay, so that's totally understandable. ये चीज़ बहुत common होती है। बहुत सारे clients मेरे साथ इस issue के साथ आते हैं कि ये चीज़ okay है या नहीं। So होता क्या है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें समझ नहीं आती कि अब ये करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे फियर्स उस चीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं, एंजाइटी होती है हमें किसी सिचुएशन में, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन क्या इस चीज़ को ओवर थिंकिंग कर रहा है या ये ऐसे ही है। अगर पास्ट में ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आपको अपने डिसीजन पे लगा हो कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया था, तो प्रॉबेबली उसकी वजह से हो सकता है, बट like I'm not sure about it, ये हो सकता है। So the thing is to actually understand that कि ये confusion की state क्यों हो रही है। It is good that you talk to a therapist about it, क्योंकि therapist को पता होता है आपकी पूरी डिटेल। जब वो आपको पूरी डिटेल के साथ समझेंगे तो उनको समझ आएगी कि कोई भी चीज़ जो आपके साथ अभी हो रही है किस वजह से हो रही है, and then they would be able to give you a better solution for it. वरना जर्नली तो यही है कि आपने बस ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपका ब्रेन ओवरथिंक कर रहा है या आपको जो है रियली ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू मेक योर एनालिसिस अबाउट दैट। Do I find it difficult to express my feelings? Why it happens? Okay. So होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमने कभी इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखा नहीं है उस तरह से, तो जब हमें कभी करना पड़ता है तो हमें आता नहीं है, क्योंकि इट इज़ सेम एज कि कोई लैंग्वेज है जो हमने ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है तो हमें पता नहीं उसको बोलना कैसे, राइट। तो ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है। इमोशंस की एक लैंग्वेज होती है और इमोशंस हमने जब सीखे नहीं है अपने इमोशंस को एड्रेस करना, तो हमें पता नहीं उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। दैट इज़ वाई आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आपको हेल्प करती है बिल्ड करने में कि आप क्या फील कर रहे हो और उस फीलिंग को आपको एड्रेस कैसे करना है या उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। सो द थिंग फॉर दैट यू कैन ट्राई इज़ कि आप अपनी फीलिंग्स को एक पहले पेपर पे, अपने जर्नल पे लिखना शुरू करो, कोशिश करो। शायद आपके 1-2 दिन गुजरें जब शायद आप कुछ भी ना लिख पाओ, लेकिन उसके बाद यू विल बी एबल टू डू दैट, क्योंकि जब दिमाग किसी चीज़ पे जोर लगाता है तो इट विल बी एबल टू उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। सो ट्राई टू पुट अ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू और उसके ऊपर लिखने की कोशिश करें कि आप क्या फील कर रहे हैं। जब हम फीलिंग्स को अपने सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हम किसी दूसरे के सामने भी उनको इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं।
अगर थेरेपिस्ट के पास जाने से आप लोगों को किसी को ये लगता है ना कि थेरेपिस्ट के पास जाने से हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी या सबको पता लग जाएगा, तो अगर आप खुद उस चीज़ के बारे में किसी से नहीं बता रहे तो आपका थेरेपिस्ट नहीं बताता किसी को कि आप उसको देख रहे हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी क्लोज्ड रखना, उसको बंद रखना, किसी के सामने डिस्क्लोज ना करना इज द जिम्मेदारी ऑफ योर थेरेपिस्ट, वो आपकी थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस डर की वजह से थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे कि वो मतलब आपके उधर जाने से किसी को पता लग जाएगा, तो थेरेपिस्ट डोंट टॉक अबाउट यू विद अदर क्लाइंट्स, वो अपने किसी क्लाइंट से या किसी और से बात नहीं करते। अगर वो बात करेंगे, केस भी आपका किसी से डिस्कस करना हो, उनको हेल्प चाहिए हो, तो आपका नाम भी बगैर डिस्कस करते हैं, नेम लेना अलाउड नहीं होता है। अगर आप इस वजह से किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे तो प्लीज गो, बिकॉज थेरेपिस्ट डोंट टेक योर नेम्स। रमशा, आई गेस हमें नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने रजिस्टर करते हुए पूछे थे, हम इतना उनको आंसर कर देते हैं। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप ना चैट में राइट कर सकते हैं। से कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के आए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मैनेज एंजाइटी और बर्नआउट व्हाइल बैलेंसिंग स्टडीज और वर्क। ओके, सो बर्नआउट के लिए तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आप बीच में कोई टाइम निकालें जिसमें आप ऐसी एक्टिविटी करें जो आपके दिल को अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल, मे बी इट कुड बी गोइंग आउट, खाने के लिए आप जा रहे हैं या किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं या अकेले कैफे में जाके कॉफ़ी पी रहे हैं किसी अच्छी जगह पे। ऐसे अगर आपका दिल है, या नेचर के पास जाने का दिल है, जो कि मोस्ट कॉमनली नहीं हो पाता कि हम ट्रिप्स कर सकें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील बेटर, दैट मेक्स यू फील रिलैक्स्ड, डू दैट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू कि मैं 1000 पीसेस पजल्स हैं, आई डू दैट। वो मतलब वो एक ऐसी चीज़ है दैट मेक्स मी फील रिलैक्स्ड, सो आई डू दैट। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपका दिल लगता है, पेंटिंग है, कुकिंग है, कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा रिलैक्स फील कर सके, डू दैट वंस इन अ वाइल, क्योंकि इट हेल्प्स विद द बर्नआउट। या कभी थोड़ा चेंज ले लिया ऑफ एनवायरनमेंट कि आप कभी थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे चले गए या कहीं बाहर ऐसी नई जगह पे चले गए, जैसे कॉफ़ी शॉप्स इतनी है, इतना कुछ है, वो कुछ उनमें से नया ट्राई कर लिया। जब रूटीन से आउट होते हैं थोड़ी दिनों बाद, तो वो इट ऑलवेज हेल्प्स विद द बर्नआउट। मैनेज एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखना है कि एंजाइटी इतने लेवल की है कि वो मैनेजेबल है, क्योंकि कहीं कहीं एंजाइटी ऐसी होती है जब आपको थेरेपिस्ट की हेल्प पड़ती है मैनेज करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है। तो डू दैट, अगर आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो ऑलवेज आस्क देम फॉर हेल्प। अगर ऐसी मैनेजेबल एंजाइटी है जो आपको लगता है आप खुद मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले तो डू दैट ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज जो हमने अभी की थी कि 4 सेकेंड्स आपने सांस अंदर खींचा नाक से, फिर मुंह से बाहर होल्ड किया उसको 4 सेकेंड्स, फिर मुंह से बाहर सांस लिया फॉर 4 सेकेंड्स। इस तरह की एक्टिविटी रिपीट करते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम डाउन कर देती है, तो उसकी वजह से एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अनदर थिंग दैट यू कैन डू कि आप एंजाइटी मैनेज करने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ है जिसकी वजह से स्पेसिफिकली आपको एंजाइटी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपना कोई आपका प्रोजेक्ट है वर्क का, या आपने कोई असाइनमेंट बनानी है जिसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट कर लें उस चीज़ से, कि थोड़ी देर अपना ध्यान कहीं और लगा लें, अंडरस्टैंड करें कि आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि अच्छा क्या क्या आसपास नज़र आ रहा है या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली नहीं देखते, मतलब हमारी अटेंशन नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड में टीवी लगा हुआ है या घर पे साइड पे कहीं प्लांट्स पड़े हुए हैं। जब हम इन चीज़ों की तरफ अपना फोकस करते हैं ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम का फोकस शिफ्ट होता है और हमारी एंजाइटी काम डाउन हो जाती है। So these things can help. And what other things that can help is doing exercises. अगर आप वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, इनमें से कोई चीज़ जो आपको पसंद है, क्योंकि एंजाइटी इन चीज़ों की वजह से कम हो जाती है जब आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हों। बट जब आपको एंग्शियस फील कर रहे हों आप, और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, तब इनमें से कुछ नहीं करना है, तब ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, तब सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये चीज़ें आप अपनी रूटीन में ऐड करें, क्योंकि इट हेल्प्स विद द एंजाइटी। The next question is, since I chose the theme of mental health stigma, I love to know how to handle
non-stop overthinking that drains our mental energy. Plus, when someone zones out, okay, so पहले first part को address कर लेते हैं कि non-stop overthinking को कैसे रोकना है जो आपकी mental health energy ले लेती है. ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन का बहुत सारी एनर्जी अपने पास रखती है और आपके ब्रेन किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा होता क्योंकि ओवर थिंक किए जा रहा होता है और वो कर करके इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि किसी और काम को करने की वो नहीं रहती, एनर्जी नहीं आपके पास बचती है. टू डू दैट, उसको चीज़ को ठीक कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि I know this is gonna sound filmy or cinematic, but ऐसा नहीं है. It actually helps. मेरे clients ने भी ये चीज़ की, मैं खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ. जो चीज़ आपके ब्रेन का बहुत सारी स्पेस ले रही होती है ना, try to write that on a paper. आप किसी पेपर पे लिख लें उस सबको और उसके बाद बेशक उस पेपर को आप फाड़ दें या आप उस पेपर को जला दें. Now this is gonna sound filmy, I know that, क्योंकि मेरे clients ने मुझे बोला हुआ है और So I completely understand that if you are thinking like that. लेकिन आप इसको एक दफ़ा try ज़रूर करें. It always helps with the overthinking. क्योंकि होता क्या है कि एक brain की इसके पीछे like psyche है. I'll explain कि होता क्या है कि हमारा brain एक चीज़ के ऊपर सोची जा रहा है और वो हमारे brain के अंदर ही है, उसने space ली हुई है और कहीं बाहर नहीं निकल रही, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा. तो आप क्या करें, उसको पेपर पे लिखें. जब आप पेपर पे लिखेंगे तो होता क्या है कि सोच आपके ब्रेन से निकल के आपके पेपर पे आ जाती है. नाउ इट्स आउट ऑफ योर माइंड, नाउ इट वोंट बी टेकिंग द स्पेस इन योर माइंड. वो कब से ले रही थी, वो स्पेस खत्म हो जाती है वो लेना. So that actually helps. So this is one technique that actually helps with the overthinking. So do that, try that. दूसरा part जो है, when someone zones out, is their body posture sending a signal to the brain? Or is it just a direct result of anxiety or depression? Okay, zone out बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो anxiety डिप्रेशन की वजह से हो. It could be because of that, but वो चीज़ें आपको सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ही सही से बता सकता है, आपके बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह करके और बहुत सारा प्रोसीजर करके. The thing is कि जब जोन आउट हम मोस्टली आजकल क्या होता है इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि अटेंशन स्पैन सबके कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग. उसकी वजह से हमारी जो अटेंशन है वो नहीं रह पाती चीज़ों के ऊपर इतनी, तो हम यूजुअली जोन आउट कर जाते हैं. इट हैपन्स मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट. नाउअडेज बॉडी पोस्चर भी सिग्नल कभी कभी भेज रही होती है, जोन आउट हो जाते हैं. That could be pretty normal as well कि अगर आप वैसे ही बैठे बैठे किसी चीज़ से जोन आउट हो रहे हैं, that's pretty normal. अगर within a task जहाँ पे attention की ज़रूरत है वहाँ पे हो रहे हैं तो it could probably because of the short attention span. What you can do to make that better is कि अगर आप मूवीज़ को 2x की स्पीड पे देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर आप रील्स को 2x की स्पीड पे देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट. जितना कंटेंट आप पेशेंटली कंज्यूम करेंगे, मतलब नॉर्मल स्पीड पे कंज्यूम करेंगे, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी ब्रेन की अटेंशन डेवलप करने में. एंड ऑल्सो व्हाट हेल्प्स विद द अटेंशन स्पैन डेवलपमेंट इज रीडिंग बुक्स, क्योंकि वो बहुत पेशेंस चाहिए होता है. सो इट हेल्प्स दैट ऑल्सो. सो कभी कभी जोन आउट होना ऐसी बेटर, दैट्स प्रीटी नॉर्मल. बट अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो डू चेक, गेट दिस चेक्ड आउट बाय गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट. The next question is, what are the best ways to manage stress and reduce anxiety, especially for students dealing with academic and personal pressure? Okay, so as I explained in the first question कि पहले तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं या कहीं बाहर घूम लें या कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपको अच्छा फील होता हो, go there, do that activity that makes you feel better, whether it's painting, it's cooking, कोई भी ऐसी चीज़ है उसको ज़रूर करें. दूसरा ये कि डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जो अभी हमने की थी वेबिनार में, उसको बिल्ड करें. डीप ब्रीदिंग आप वैसे भी गूगल पे सर्च कर लें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो वो भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी. उनमें से कोई एक लें, उसको प्रैक्टिस किया करें क्योंकि इट हेल्प्स कामिंग डाउन योर नर्वस सिस्टम. तो जब आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा तो आप भी काम डाउन हो जाएंगे और आपकी एंजाइटी बहुत लो लेवल पे चली जाएगी. और टॉक अबाउट इट टू समवन. अगर आपको बहुत ज़्यादा एंशियस फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, talk about it to with your friend, with a family member, because that always also helps. कि कोई आपको ऐसी अच्छी टिप दे सकता है जो आपकी हेल्प कर सके. Or you can always go to a psychologist to talk about it. Can mental health stigma ever be completely eliminated in a person's life if they achieve their desired goals, or is it an inevitable part of human society?
So खत्म कभी होगा, इवेंचुअली होगा, बट आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो देयर, क्योंकि अभी बिल्ड होना शुरू हुई है इसके बारे में अवेयरनेस. सो नाउ मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, और कुछ लोग अभी भी उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं. सो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, बट द थिंग इज कि अगर आप अपनी लाइफ के डिजायर्ड गोल्स अचीव कर लें, स्टिग्मा कभी ना कभी आपके साथ रहेगा. द थिंग इज हाउ यू टैकल दैट स्टिग्मा, दैट्स इंपॉर्टेंट. क्या आप उस चीज को टैकल कैसे करते हैं, वो सीखना, वो स्किल डेवलप करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर थिंकिंग और डिफरेंट फियर्स और पैनिक अटैक से कैसे कोप किया जाए. इट्स द सेम एज ओवर थिंकिंग के लिए डू दैट जर्नल वाली एक्टिविटी, कि आप पेपर पे अपने थॉट्स लिखें, क्योंकि जो चीज़ आपकी ब्रेन की इतनी स्पेस लिए बैठा है कब से, जब आप वो पेपर पे उतारेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. जो ओवर थिंकिंग जो चीज़ें आपकी ले रही हैं, वो थॉट्स जब आपके ब्रेन से निकल जाएंगे तो आपके ब्रेन में वो जगह खाली हो जाएगी, मतलब आपको स्पेस मिल जाएगी नई चीज़ों के लिए, क्रिएटिव चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों पे आप फोकस करना चाहते हैं अपनी लाइफ के गोल्स पे, उन चीज़ों के लिए स्पेस मिल जाएगी. पैनिक अटैक से कैसे डील करते हैं. पैनिक अटैक जब भी आए तो ट्राई कि अगर आप कहीं खड़े हैं तो आप बैठ जाएं. अगर पैनिक अटैक के वक्त ऐसा होता है कि आप कांप रहे हैं, ट्राई टू होल्ड द ग्राउंड. कोई भी ऐसी चीज, चेयर पे आप बैठे हैं, बेड पे आप बैठे हैं, ट्राई टू पुट योर हैंड्स ऑन द बेड और द चेयर, और उसको जोर से पकड़ लें. क्या होता है कि जब पैनिक अटैक होता है तो उसमें जब हम ग्राउंड से जितना क्लोज होते हैं, जितना हम अर्थ से क्लोज होते हैं, जितना हम अपनी जो जमीन है उससे क्लोज होते हैं, कोई भी ऐसी मतलब पोस्ट बेड है और जैसे चेयर है वो एक टफ सरफेसेस हैं, तो आप उन पे अपनी फुल ग्रिप कर लें. वो ग्रिप आपको हेल्प करती है पैनिक अटैक कंट्रोल करने में, क्योंकि पैनिक अटैक में क्या होता है कि आपको हर चीज़ से एसोसिएटेड फील होने लग जाता है. सो दैट हेल्प्स. पानी पी लें पैनिक अटैक में, सांस गहरे लें, डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें अगर आप पैनिक अटैक आपको यूजुअली होते हैं. डू दैट ऑल्सो. और किसी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ पे पैनिक हो रहा है तो talk about it with someone. Okay, the next question is, I have to wake up early while at night. If I think about any random things, it captures me in overthinking, and the whole night I'm sleepless and thinking about that after trying several times to get out of it is not possible. How can I control it? ओके इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो स्लीप का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा करना चाहिए. लाइट्स अंधेरा कर लें, और जो भी चीज़ है ना ऐसी जो आपको स्लीपिंग में आपकी हेल्प करे, फॉर एग्जांपल लाइट्स ऑफ कर दी, एयर फ्रेशनर कमरे में कर दिया, देख लें कि आपने खिड़की खोलनी है, एसी चलाना है, कोई भी ऐसी चीज़, एवरीथिंग दैट मेक्स योर बॉडी फील्स रिलैक्स, डू दैट, क्योंकि इट ऑलवेज हेल्प्स विद द स्लीप. दूसरा ये कि सोने से पहले अगर आप फ़ोन देखने के हैबिचुअल हैं सो डोंट डू दैट, क्योंकि कभी कभी जो हम जब कॉन्स्टेंटली हमारा ब्रेन बहुत वर्कअप कर जाता है जब हम फ़ोन यूज़ करते करते सोते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं. इफ़ यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग फ़ोन, और अगर ये ओवर थिंकिंग वैसे ही चल रही है, तो ट्राई राइटिंग दैट ऑन अ पेपर और टॉक टू समवन अबाउट इट, क्योंकि वो चीज़ें जब आप अपने अंदर से निकालेंगे नहीं जब तक, तो इट विल कीप हैविंग दैट स्पेस इन योर बॉडी. सो ट्राई टू टेक देम आउट, so it will become possible for you to control it. बहुत सारी families में boys are told not to cry because men should be strong. How does this affect men's mental health in the long term? If family does not believe mental health issues are real, what should a young person do to seek support? Okay, so पहले क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है अगेन मेंटल हेल्थ के साथ, और स्पेसिफिकली बॉयज़ के साथ, कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए. हमने बहुत सुना है अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में. उनकी मेंटल हेल्थ को ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है, क्योंकि लड़कों को फिर अपने इमोशन छुपाने की आदत पड़ जाती है. वो सीखते हैं कि छुपाने कैसे हैं, बजाय इसके कि उनको एक्सप्रेस करें. उनको एक्सप्रेस नहीं करने आएंगे तो वो उस चीज़ को एड्रेस कैसे करेंगे. अगेन सेल्फ अवेयरनेस कैसे बिल्ड होगी जब तक आप अपने इमोशंस को सीख ही नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. आइडेंटिफाई आप तब करेंगे जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि आप फील कर रहे हैं. अगर उनको रोका जा रहा है फील करने से, दे वॉन्ट बी एबल टू बिल्ड दैट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ एक मिथ है. ऐसा कुछ नहीं है कि रोने वाला इंसान कमज़ोर होता है. जो इंसान रोता है दैट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि उसको अपने इमोशंस दिखाने आते हैं. सो इमोशंस को छुपाना, इट्स समथिंग दैट
I know that boys in our culture have learned since childhood, उनको सिखाया जाता है कि आपने नहीं दिखाने, that makes you strong, but it's actually opposite. कि अगर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहे हो, that makes you a strong person. कि इमोशंस छुपाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, वो कोई भी कर सकता है, which is a very unhealthy way, and that is why aggression बहुत ज़्यादा build होता है, वो सारी चीज़ें लड़कों में common होती हैं, उनके mental issues इस वजह से बहुत ज़्यादा exaggerate हो जाते हैं. So break the cycle. आपने अपने बच्चों को कभी चीज़ नहीं सिखानी कि boys, men should be strong and they don't cry. Please don't do that. If a family does not believe mental health issues real हैं, तो what should a younger person do to seek support? Okay, again वही बात हो, जो 3 frameworks हमने बात की थी जिनके बारे में कि आप educate करें या आप conversation, अगर आपको लगता है वो बंदा ऐसा है कि आप उसको educate कर सकते हैं, आपकी बात समझ सकता है, तो do that. That is always the first thing that you can do. अगर आपका उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है इस कॉन्वर्सेशन का कोई एंड नहीं है, तो देन जस्ट यू कैन टेक योर डिसीजन अपनी लाइफ का. आप खुद थेरेपिस्ट के पास जाएं और आप खुद उनसे बात करें विदाउट एनीवन. आप बता सकते हैं किसी को इस बारे में, बट टेक योर डिसीजन, टेक द लिबर्टी ऑफ योर लाइफ. अगर आपको लगता है कि आपको मेंटल हेल्थ एक रियल चीज़ है और आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत है, डू दैट. गो टू अ थेरेपिस्ट, टेक दैट सपोर्ट. How can I talk to my family about mental health without them judging me or thinking I'm overreacting? Okay, so again वही बात है कि mental health के साथ stigma इतना attached है कि लोगों को लगता है कि मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं से resistance आती है, क्योंकि इस बारे में awareness नहीं है लोगों को कि mental health होती क्या है. तो बहुत सारे लोग उसको आपको जज करेंगे या ओवर रिएक्ट जरूर करेंगे उस चीज़ के साथ. तो आपको बस ये डील करना है कि आपने मतलब आपको ये सीखना है कि आपने उसके बारे में डील कैसे करना है, रिस्पेक्टफुली उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, आप उनको कैसे समझा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. अवेयरनेस उनको आप दिलाएं कि ये चीज़ होती है मेंटल हेल्थ. देखिए, उनको कोई पोस्ट ऐसी दिखाएं, कोई अगर उसके बारे में बात कर रहा है तो उनको उसके बारे में कोई वीडियो भेज दें, कोई ऐसी चीज़ जो उनको इस बारे में अवेयरनेस करा सके कि इट इज़ रियल. डू दैट. How can I tell the difference between normal stress and a mental health problem? Okay. सो स्ट्रेस जो नॉर्मल होता है वो ये होता है कि अगर आपको किसी लाइफ के किसी मोमेंट पे आपको स्ट्रेस हो रहा है, बट वो इस तरह है कि आप मैनेजेबल है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके हाथ थोड़े बहुत कांप रहे हैं, आपकी हार्ट बीट थोड़ी बहुत तेज हो रही है, बट आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप काम डाउन हो पा रहे हैं खुद से. दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस. अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, उस स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, आपका विजन उसकी वजह से खराब हो रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी पूरी की पूरी उस स्ट्रेस के अंडर आके बिल्कुल अपना कंट्रोल छोड़ रही है, that stress always needs to be addressed by a psychologist or by a psychiatrist. It's up to you. अगर आप दवाइयाँ लेना चाहते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं. अगर आप उसको पहले खुद से डील करना चाहते हैं एज अ थेरेपिस्ट, मतलब आप दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, तो गो टू अ थेरेपिस्ट, दे विल हेल्प यू. और अगर आपको फिर भी अगर उनको लगा दवाइयों की जरूरत है, तो साइकोलॉजिस्ट आपको हमेशा साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं इफ यू नीड द मेडिकेशंस, अदरवाइज यू डोंट नीड देम. I think that's it. Yeah, that's it. These ओके, सो आई थिंक सबने अपने अटेंडेंस भी मार्क कर लिया है. जो अभी मीटिंग में आप लोग मेक श्योर कर लें, मीटिंग लिंक मीटिंग चैट में अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप उसको लाजमी अपने अटेंडेंस को मार्क कर लें, सो यू गाइस कैन बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट्स. Okay, let's
क्लोज दिस सेशन। मिस रमशा ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और ये बहुत बहुत रिक्वायर्ड एक सेशन था जो यास्मीन फाउंडेशन ने रखा। और आई गेस ऐसे बहुत सारे सेशंस की हम सबको ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, आसपास वाले लोगों को हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। जो लोग भी फाइट कर रहे होते हैं, किसी मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, सो हमें पता हो हमने उनको कैसे हैंडल करना है, हमने खुद को कैसे हैंडल करना है, हमने उन्हें राइट डायरेक्शन कैसे देनी है। ज़रूर हमें साइकोलॉजिस्ट को रिकमेंड करना चाहिए कि आप जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। इट्स सेफ, इट्स ओके, इट्स हेल्दी टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट। और आप मिस रमशा को भी रीच आउट कर सकते हैं। प्लस जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से और आपसे वो पूछें कि सेशन की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, सो यस वी विल अपलोड इट ऑन यास्मीन फाउंडेशंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ से खुद भी देख सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स या कोई भी ज्वाइन करना चाहता था और वो नहीं कर पाया, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। प्लस जो नए मेंबर्स थे जो अभी यास्मीन फाउंडेशन का पार्ट नहीं है, यू गाइज कैन बी पार्ट ऑफ फाउंडेशन एज वेल। उसके लिए आप किसी भी मेंबर को रीच आउट कर सकते हैं, वॉलेंटियर फॉर्म ले सकते हैं और जो है यास्मीन फाउंडेशन का मेंबर बन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेशंस इंशाल्लाह आगे भी आएंगे और आप खुद भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी चीज़ लर्न करनी है या कोई भी सेशन चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। एंड पे मैं मिस रमशा को जस्ट कहूँगी कि वो एंड करने कुछ लाइक लास्ट उन्होंने कुछ बताना हो या कुछ ऐड करना हो, सो शी कैन। एंड लेट्स क्लोज दिस वेबिनार। इट वाज एन अमेजिंग वेबिनार। आप लोग भी बताएं आप सबको कैसा लगा, आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में भी बाद में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप सबको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। I would just like to add my 2 cents कि मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स रियल होती हैं, सबके साथ होती हैं। अब पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से गुजरते हैं। दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली ओके। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ से गुजर रहा है तो दैट्स टोटली ओके, टॉक अबाउट इट। और थेरेपिस्ट को ज़रूर रीच आउट करें, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर रीच आउट करें क्योंकि दे एक्चुअली हेल्प्स यू। सो जस्ट जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूर जो है हमें काम करना चाहिए। और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स आर टोटली नॉर्मल और वो किसी के साथ भी हो सकती हैं। That's it. Thank you. Thank you so much for having me, Yasmin Foundation. Thank you so much Ramsha for such beautiful and much needed words. Thank you so much everyone for joining. You guys can live. Hope you had a great session. Thank you. Allah Hafiz.